व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए यहाँ से कुछ कहानी शुरू करते हैं। क्लास 10th एआई और आप लोगों की यूनिट नंबर 2 चल रही है और नाम है जी एआई प्रोजेक्ट साइकिल। बात करेंगे इससे बिल्कुल ठीक पहले जो हमारी यूनिट 1 थी उसके अंदर हम लोग जान चुके हैं एक परिभाषा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होती है। दोनों के बीच में जो बारीक वाली लाइन है ना, कि कैसे हम ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए हमारे ही जैसी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोनों के बीच एक डिफरेंस हमने जाना, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन हमने यहाँ पर जान ली। तो एक ओवरऑल अगर हम कहें ना कि एक शुरुआत एआई को सीखने के लिए, तो वो हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसके डेवलपमेंट के लिए आगे की क्या प्रोसेस रहता है, अगर हम किसी भी एआई की बात कर लें तो वो कौन कौन से फेजेस से गुजरा होगा, कौन कौन से स्टेप्स होंगे उसके पूरे लाइफ साइकिल के अंदर, हम उनको यहाँ पर हैं जो जानने वाले हैं। क्योंकि आगे चल करके जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर इन सारी चीज़ों को सीखेंगे समझेंगे, तो ये चीज़ें जब हमें ध्यान में रहेंगी तो हम उस तरीके से एक बेटर प्रोग्रामिंग, एक बेटर आप कह लो कोड है जो लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसको ना हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स हमें अगर हमें समझ में आएंगे तो हम उस तरीके से आगे चल करके जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो हम वो एक ना मतलब दोनों का तालमेल है जो बिठा पाएंगे कि इधर हम सोच रहे होंगे और वही चीज़ हमारी सोच से कोडिंग के अंदर है जो कन्वर्ट हो रही होगी। ओके, तो चलिए साथ साथ किताब की भाषा परिभाषा जिसको मैं पढ़ करके बताऊंगी आपको, और साथ ही साथ हम इनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ भी समझेंगे। ओके, सो एआई प्रोजेक्ट साइकिल ये आप लोगों की यूनिट नंबर 2 जो बता चुकी हूँ, क्लास 10th एआई। अब इसकी परिभाषा देखिए। एन एआई प्रोजेक्ट साइकिल इज लाइक अ स्टेप बाय स्टेप प्लान टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग स्मार्ट कंप्यूटर मेथड्स। एआई की बात हो रही है तो यानी कि हम स्मार्टनेस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर परिभाषा के अकॉर्डिंग कि ये जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल है ना, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि पूरी एक लाइफ हो गई उस एआई मशीन की जिसको हमने बनाया है। तो मतलब कैसे वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, तो उसका एक एक बारीकी से स्टेप जैसे हम ह्यूमन सोच रहे हैं वैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी मशीन भी उस तरीके से है सोचे, बट स्मार्ट तरीके से सोचे। हम हो सकता है कि एक बार हमने चीज़ को अच्छे से देख लिया, परख लिया और उसको डिसीजन लेके हमने सही कर दिया। ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ हम हर केस के साथ में करें, बट हर केस के साथ में वो जो स्मार्टनेस है वो हमारी मशीन कैसे हर बार करे। तो बस हमें यही करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। तो परिभाषा यही कहती है कि इट इज लाइक अ स्टेप बाय स्टेप प्लान टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम आई, अब आपने उसको बिल्कुल जीरो लेवल से सोचते सोचते कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉल्व करनी है, किसके साथ है, मतलब जितने भी WH अपने आप से पूछ सकते हैं और उसके बाद जितने भी उसको लेकर के कोई डेटा इकट्ठा करना है या फिर उस प्रॉब्लम को आप कह लो किस तरीके से उसका एक समाधान सा निकालना है, तो बस वो स्मार्ट तरीके से हम कैसे करेंगे यही इस एआई साइकिल के अंदर है। इट्स अ वे टू मेक द कंप्यूटर लर्न एंड अंडरस्टैंड थिंग्स बाय फॉलोइंग अ प्रूवन एंड साइंटिफिक प्रोसेस। कौन सी, जो कि हम अभी बात करने वाले हैं। इट्स लाइक यूजिंग अ रेसिपी टू कुक, यू फॉलो द स्टेप्स टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। अब ये कौन सी जो फॉलोइंग की बात कर रहा है, तो यही है, ये जो 6 चीज़ें आपके सामने लिखी है ना, 1 2 3 4 5 6, कि आप कह लो कि प्रॉब्लम स्कूपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन, यही इसी के बीच में हमारे एआई प्रोजेक्ट लाइफ जो उसकी है, एआई किसी भी एआई जो भी हम मशीन रेडी कर रहे हैं उसकी पूरी लाइफ इसी के बीच में है। मतलब इसको हमने ऐसे देखना है जैसे आपने अगर पहली जो यूनिट है उसको बड़े ढंग से देखा होगा, तो अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम कुछ और कुछ ऐसे कुछ नहीं कि कुछ अलग दुनिया की कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस के जैसी एक इंटेलिजेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट मीन जैसे हम लोगों ने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया बचपन से, चीज़ें सीखे कैसे, वो सारी चीज़ें हम मशीन के साथ में करवा रहे हैं। और ये सारे के सारे लाइफ साइकिल के अंदर जो आएंगे पॉइंट्स या फिर उनकी एक हेडिंग आप कह सकते हो,
तो इसको एक एक करके हम लोग जानेंगे, इनको हम बड़ी डिटेल में भी देखेंगे और इनको शॉर्ट में भी देखेंगे। तो अभी मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से चीज़ बता रही हूँ, एक पूरा ट्रेलर बता रही हूँ कि आगे हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ना केवल ये इम्पॉर्टेंट इस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बल्कि आप आगे चल कर के जितने भी यूनिट्स को आगे देखने वाले हो, उन सब के अंदर आपको ये एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की ये जो स्टेप्स हैं वो आपको देखने वाले हैं। और आप आगे चल कर के जब एआई के अंदर प्रोग्रामिंग करोगे या कोडिंग करोगे, तब ये स्टेप्स तब भी आपके बहुत काम में जाएंगे। मतलब इट्स अ इनिशियल स्टेज, आप एआई को स्टार्ट कर रहे हैं परिभाषा के बाद में, तो यस, ये चीज़ हमें जाननी होगी। ओके, अब ना इसकी किताबी भाषा भी है और इसको मैंने सिंप्लीफाई भी किया हुआ है रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल के साथ करना इसको ज़रूरी है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि आम जो डे टू डे लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको हम एआई की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, पहला जो स्टेप है यहाँ पर मैंने कहा ना, प्रॉब्लम स्कूपिंग, ठीक है। ओके, आपको रट्टे नहीं मारने हैं चीज़ों के, आपको बड़ी बारीकी से इसको समझना है। जिसको मैंने यहाँ सर्किल किया है या जिसको मैंने आउटलाइन किया है, ये आपके किताब की परिभाषा है। ये आपको बताएगी कि आखिरकार प्रॉब्लम स्कूपिंग है क्या, और ऊपर मैंने इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लिखा है, तो इसको एक्सप्लेन करती हूँ। प्रॉब्लम स्कूपिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एन एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ये पहला कदम होगा। अब मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसका जो पहला स्टेप है, क्या करूंगी मैं, बहुत सारे सवाल पूछूंगी आपसे। किसी ने आकर के कुछ बोला, अब आप क्या करोगे, उससे काफी सारे WH पूछोगे, वाई, व्हाट, वेयर, है ना। तो यही क्या है, प्रॉब्लम स्कूपिंग है, यहाँ पर पहला स्टेप है। इन दिस स्टेप यू हैव टू राइट अबाउट द नेचर एंड बाउंड्रीज ऑफ अ प्रॉब्लम। हम उसको बड़े ऊपर से लेवल से उसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये इनिशियल स्टेज है, एआई के सामने भी कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो भी फर्स्ट उसकी जो पहला है ना कि अच्छा उसको प्रॉब्लम के बारे में पता चला। तो जब पता चला तो सवाल आए ना, सवाल आए तो बस उसके जवाब फिर धीरे धीरे आने लग गए। इन अ सिंपल वर्ड्स इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ प्रॉब्लम इज डिफाइंड। तो हम यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं सामने वाले से कि अच्छा तुम्हें प्रॉब्लम है तो बताओ क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि हम एक स्मार्ट रूम असाइनर बना रहे हैं किसी हॉस्टल का, ठीक है, कि बच्चा आ रहा है, एडमिशन ले रहा है हॉस्टल के अंदर, तो अब उसको उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको रूम है जो अलोकेट अपने आप हो जाए। मतलब ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि जिसमें हम कहें कि हमने 15-20 इफ कंडीशन लगा के 5-10 हमने फोर लूप लगा करके उसको एक बना दिया, नहीं। हम एआई की बात कर रहे हैं कि नेचुरल तरीके से अपने आप चीजें कैसे एक बेस्ट पॉसिबल चॉइस हमारे पास में आ जाए, है ना। एक वो नहीं है कि मशीन है, मशीन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, नहीं। यहाँ पर वही ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जैसे हम डिसीजन कैसे लेते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल सही लाइफ में डिसीजन लिया है, हम बेस्ट चॉइस की तरफ जाते हैं, तो बस वही बेस्ट चॉइस हमने उस एआई सॉफ्टवेयर से करानी है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें। अब प्रॉब्लम स्कूपिंग तुमको पता चल गया कि प्रॉब्लम स्कूपिंग की किताबी भाषा ये कहती है। अब इसको रियल लाइफ के साथ कैसे अटैच करेंगे, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम ले लो। मैंने कौन सी प्रॉब्लम ली है कि स्मार्ट एक एआई की बात कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स को उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, रूम एलोकेट कर रहा है। अब देखो, ये है पहला एक आउटलाइन है कि तुम जानना शुरू कर रहे हो कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलप एन एआई सिस्टम टू ऑटोमेट द एलोकेशन ऑफ स्टूडेंट रूम्स इन अ हॉस्टल बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस। मतलब सबसे पहले जाना कि आखिरकार है क्या। सब्जी भी बना रहे हैं तो सब्जी का नाम पता चल रहा है ना। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन आ रही है, तो फर्स्ट तो पहले मैं उसका निदान देने से पहले कि तुम्हारे पास कोई आए कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, उसके बोलने से पहले तुम उसको दवाई थोड़ी दोगे, पहले सुनोगे उसको। तो ये वही सुनना है यहाँ पर। अब इसका स्कोप कहता है फोकस ऑन क्रिएटिंग अ सिस्टम that takes into account factors such as room type, roommate preferences, proximity to campus facilities। तो अब जैसे ही वो बता रहा है तो हम हर उसके पहलू की तरफ जानना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब जब हम पहलू की तरफ जानना स्टार्ट करेंगे तो हम काफी सारे WH फैमिली के क्वेश्चन है जो पूछेंगे, है ना, कि वाई, व्हाट, हु, कौन अफेक्ट हुआ इससे, किसके लिए, कहाँ पर, कैसे।
तो ऐसे करके हम सवाल पूछेंगे और ये एक आउटलाइन हमारे दिमाग में प्रिपेयर है जो हो जाएगी किसी भी चीज को लेकर के। ओके, अब जैसे तुमने पूछा कि कौन अफेक्ट हुआ, कहाँ पर, कैसे, जिस दिक्कत आई तुम्हारे पास में, अब तुमने उसको स्कूप कर लिया, तुमने जान लिया उसका एक बाउंड्रीज, उसकी एक आउटलाइन की बात ये हो रही है। अब जब मैंने जान ली चीज तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो जैसे किसी ने कहा कि मेरे को ये सब्जी बनानी है, तो पहली चीज मेरे पास में आ गई कि अच्छा ये है। अब मैं उसके लिए सामान इकट्ठा करूंगी, तो यहाँ पर सामान तो है नहीं, तो क्या है? डेटा है आपके पास में। हम पहले चैप्टर के अंदर ये चीज पढ़ चुके हैं कि एआई बिना डेटा के कुछ भी नहीं है। अब आप एक एआई जनरेशन की बात कर रहे हो कि मैं एक मशीन बना रही हूँ, उसको क्या चाहिए? उसको डेटा चाहिए। यहाँ पर वो रूम एलोकेट ऐसे थोड़ी ना कर देगा कि अंतर्यामी है, नहीं, उसको भी डेटा चाहिए यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका यही आता है, डेटा एक्विजिशन, कि डेटा दो मुझे। अच्छा ये दिक्कत है तुमको, अब मैं जो जैसे चाह रहा हूँ मेरे को मेरा डेटा दो। यही आपकी एक्विजिशन के अंदर आता है, जिसको हम किताबी भाषा को पढ़ते हैं, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। डेटा एक्विजिशन और डेटा गैदरिंग, इकट्ठा करना डेटा जरूरी है, refers to the process of identifying and gathering all the data which is required for an AI project। आप AI प्रोजेक्ट के ऊपर आप कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसके लिए डेटा जरूरी है। तो ये वही स्टेप है कि पता चल गई दिक्कत क्या है, अब डेटा इकट्ठा करना स्टार्ट करो। इस वाले एग्जाम्पल के साथ क्या होगा? स्मार्ट रूम असाइनर फॉर स्टूडेंट हॉस्टल। सोर्स क्या है? कलेक्ट द डेटा थ्रू स्टूडेंट सर्वेस, प्रेफरेंसेस सबमिटेड ड्यूरिंग द रूम एलोकेशन प्रोसेस, इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन रूम प्रेफरेंसेस, रूममेट प्रेफरेंस। आपने चलो ठीक है, आप 10th क्लास के बच्चों, आपने अभी तक किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया है, ठीक है, तो डेटा कैसे इकट्ठा करेंगे? अब मेरा दिक्कत क्या है यहाँ पर कि मेरे को, मतलब अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूँ ना, कि मैं अगर किसी पीजी में जा रही हूँ एडमिशन लेने के लिए, तो वो बंदा मेरे से कैसे, मेरे से मेरा नाम पूछेगा, ऑफ कोर्स, है ना। मेरे से पूछेगा कि अच्छा तुमने 2 रूम सीटर लेना है कि 1 रूम सीटर लेना है या 3 रूम लेना है ना। कि ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा फैंसी हो तो कह दे खिड़की वाला जो रूम चाहिए, या है ना 1 बेड वाला चाहिए, कि जो रूममेट है वो कैसा होना चाहिए, आईएएस की तैयारी करने वाला या आरएएस की तैयारी करने वाला। हजारों तरीके की चीजें हैं जो हमसे पूछी जाएंगी, जो वो पूछ करके इकट्ठा कर रहे हैं ना, वही क्या है? डेटा है। अब यहाँ पर क्या होगा? या तो वो कोई सर्वे करवा रहे होंगे, या फिर कोई वो गूगल फॉर्म या कुछ ऐसी चीज भरवा करके आपसे डेटा को इकट्ठा करा रहे होंगे, ताकि पता तो चले। मतलब एक बार दिक्कत पता चल गई कि दिस इज द थिंग, अब डेटा इकट्ठा हुआ, तो अब उसके ऊपर एक्शन है जो आगे परफॉर्म होगा। फॉर्मेट, create a data set with features like preferred room type, preferred roommates and other relevant preferences। जो भी उससे रिलेटेड है चीजें, वो सारी की सारी उस सामने वाले बंदे से पूछी जाएंगी कि अच्छा तुमको कौन सी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग कौन सा रूम चाहिए, कैसा, मतलब जो भी चीजें आप कह लो कि एक, अगर मैं जा रही हूँ मुझे हॉस्टल में रूम लेना है, तो जितनी भी मेरी चीजें होंगी मैं बता रही होंगे ना, और वो बंदा एक डेटा सेट बना रहा होगा कि हाँ अच्छा कि ये इसकी चॉइस है। अब सामने वाला कोई दूसरा आता है तो उसका भी एक अलग से डेटा इकट्ठा हो जाएगा, तीसरा बंदा आ रहा है उसका भी। तो इस जो स्टेप है ना, इसके अंदर सिर्फ सामने वाले से डेटा को गैदर किया जा रहा है ताकि हम उसके सॉल्यूशन की तरफ आगे मूव है जो कर पाए। अब अगली चीज है डेटा एक्सप्लोरेशन। तो जब तुम्हारे पास डेटा आ गया तो अब क्या होगा? सोच विचार होगा उसके ऊपर कि अब इसका तड़का कैसे मारा जाए, कैसे हम एक नेचुरल तरीके से एक बेस्ट डिसीजन की तरफ है जो पहुंचे। या इसकी बात नहीं हो रही कि हम एक सही चीज करके देंगे, एआई है तो सही होगा, नहीं, वो जितना भी डेटा उसके पास में आया है उसके बेसिस पर वो एक नेचुरल और वो एक बेस्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश है जो करेगा, ठीक है, क्योंकि कई बार फॉर्म के अंदर इररिलेवेंट चीजें भी हैं जो लिखी होंगी। तो अब वो बेस्ट चॉइस की तरफ कैसे जाएगा, पहले इसकी किताबी भाषा पढ़ते हैं। Data exploration refers to the process of understanding the nature of the data you have to work with in terms of quality, characteristics, etc. This step provides you a better understanding of the data which you have collected, resulting in an effective and product। तो ये वो प्रोसेस है कि जिसमें आप अपने डेटा का एक तरीके से नेचर जानने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे पास जो डेटा आया है
वो किस बेसिस पर है, मतलब कैसे, मतलब मे भी हो सकता है आप जिस सॉफ्टवेयर को बना रहे हो उसमें जो स्टूडेंट आ रहे हो, तब ये देखा जाएगा कि अच्छा कितने परसेंट जो बच्चे आ रहे हैं वो वन रूम सीटर की तरफ जा रहे हैं और कितने टू रूम सीटर की तरफ जा रहे हैं, कितने कह रहे हैं कि मेरा जो रूममेट है वो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। जो भी आपने डेटा इकट्ठा करवाया, जो भी आपने डेटा इकट्ठा डेटा एक्विजिशन के अंदर कराया, अब उनको सबको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इररेलेवेंट सी चीजें हैं ना, जो भी उस बंदे ने भरी होंगी, तो उनको खत्म करके उसको एक्सप्लोर किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है, तो उसको कंप्लीट करने की भी कोशिश है जो यहाँ पर की जाएगी। एक्सप्लोर किया जाएगा उस डेटा को जो आपने एक्वायर किया है अपने जो भी स्टूडेंट है या जो जैसा भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो। चेक हो रहे हैं रिसोर्सेस सारे कि सही तो है ना इंफॉर्मेशन, एक तरीके से एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एग्जामाइन द डेटा सेट टू अंडरस्टैंड कॉमन पैटर्न्स एंड प्रेफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स, कि कॉमन सी चीज क्या है, क्योंकि यहाँ एक मशीन की बात हो रही है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है, एआई बेस्ड मशीन है। तो जैसे हम एक अपनी रियल लाइफ के अंदर एक आप कह लो ना कि पैटर्न सा कॉमन सा ढूंढ रहे होते हैं, अगर यही चीज है कि इंसान को करनी होती सामने बैठ करके, तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा आप कह लो कि वो इफ कंडीशंस के साथ लाइफ में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, है ना। कॉमन सी प्रेफरेंस देखी जाती है कि अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि अच्छा मुझे रूम में ब्लू कलर है तो वही चाहिए, तो ऐसी चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। तो जो डेटा इम्पॉर्टेंट है या जो नेसेसरी है या जो मैंडेटरी है, उसका एक कॉमन सा एक पैटर्न बना करके फिर उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है जो यहाँ पर ढूंढेंगे, तभी तो एआई की बात हो रही है। वरना अगर इफ कंडीशन या फोर लूप से ही चीजें करनी होती तो अभी तक हम प्रोग्रामिंग में पता नहीं कितने सॉफ्टवेयर के साथ ये काम कर रही हैं। एआई की क्यों नीड है? एक ह्यूमन इंटेलिजेंस काम कर ही रही थी, एआई की नीड इसीलिए तो है कि हम एक ह्यूमन के जैसा एक डिसीजन है जो उस मशीन से करवा पाए। ओके, डेटा क्लीनिंग, हैंडल एनी मिसिंग और इनकंसिस्टेंट प्रेफरेंस डेटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ अगर मान लो कुछ मिसिंग भी है डेटा या कुछ ऐसी चीज जो हमें लग रही है कि हाँ फिलअप हो सकती है या उस यूजर ने इसको ढंग से एंटर नहीं किया, कुछ भी ऐसा मिसिंग है, तो हम ह्यूमन जैसे उस फॉर्म के अंदर कर रहे होते हैं ना, तो वो मशीन इंटरनली कर रही होगी, एआई मशीन। विजुअलाइजेशन, अब डेटा का विजुअलाइजेशन किया जा रहा होगा। विजुअलाइजेशन किसी भी बेसिस पर हो सकता है, मतलब चार्ट हो सकते हैं इसके अंदर, है ना। जैसे अगर हम लोगों के आजकल जो 360 डिग्री जो हमारे रिपोर्ट कार्ड बन के आते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, हमारे जो न्यू एडमिट का सॉरी हमारे जो रिजल्ट कार्ड आएंगे उसके अंदर क्या है कि अभी आपके चार्ट्स में भी आपकी परफॉर्मेंस है, जो 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसकी बात हो रही है कि बच्चा उसमें एकेडमिक्स में कैसा था, को क्लास्टिक एक्टिविटीज में कैसा था, हिंदी में वो किस तरीके से था, तो ये सारी चीजें आपकी ग्राफ के थ्रू भी है जो दिखाई जाएंगी। तो अब मार्क्स मुझे समझ आए ना आए, लेकिन ग्राफ के थ्रू आप कह लो कि आप किसी भी बंदे को जब भी दिखाओगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चीज हो रही है। तो वैसे हमारी जो मशीन है ना, वो क्या कर रही होगी, विजुअलाइजेशन कर रही होगी डेटा का, कि कितने परसेंट जो बॉय हैं उन्होंने कहा है कि मुझे ये वाला कमरा चाहिए, कितने परसेंट गर्ल्स हैं उन्होंने कहा है कि ये वाले कमरे मुझे चाहिए, कितनों ने वन रूम सेट के लिए, कितनों ने टू रूम सेट के लिए, या फिर कितनों ने कहा है कि आरएएस उनका रूममेट होना चाहिए या आईएएस होना चाहिए। तो मतलब इस तरीके से कोरिलेशन सा ढूंढने की कोशिश है जो की जाएगी, पॉपुलर चॉइसेस की बात हो रही होगी। तो ऐसे करके ना हमारा जो एआई है वो विजुअलाइजेशन करके समझेगा डेटा को और फिर वो बेस्ट डिसीजन की तरफ आगे है जो प्रोसीड कर रहा होगा। देखो इसमें कुछ भी टफ नहीं है, आपको चीजों को ना क्योंकि आप ह्यूमन इंटेलिजेंस हो तो अपनी इंटेलिजेंस जैसे काम कर रही है ना, वैसे ही देखना है कि एआई कैसे काम करेगा। तो आपको कुछ भी रट्टे मारने की यहाँ पर जरूरत नहीं है कि हम एक किताब लेकर के बैठे अपने छोटे भाई के चार पंच पेड़े मार के उसको बोले कि सुन ले मेरे से, है ना। ऐसे तो हमें काम ही नहीं करना है। फिर अगर हम ऐसी चीजें कर रहे हैं ना, फिर हम एआई को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि एआई पढ़ने का मतलब ही यही है कि आप एक तरीके से पहले खुद को भी समझ रहे हैं, खुद जैसे आप चॉइस डाल रहे हैं और खुद जैसे आप चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, बस आप वैसा ही एक आपका क्लोन बना रहे हो यहाँ पर। तो आपको रट्टे नहीं मारने इसके अंदर, आराम से चीजों को देखना है कि पहले तुम्हारे पास कोई सिचुएशन आएगी तो तुम उसको कैसे उसकी बाउंड्रीज को पकड़ोगे, कैसे उसका डेटा एक्वायर करोगे, जो डेटा आया है उसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे जिससे तुम खुद समझ पाओ ताकि तुम आगे
ये सेटिंग अप कर पाओ, जो कि हमारा अगला पॉइंट है विच इज मॉडलिंग। अब देखिए कहता है कि मॉडलिंग, पहले किताबी भाषा पढ़ते हैं, एन एप्रोप्रिएट एनालिसिस ऑफ कलेक्टर डेटा is an essential requirement for the modeling of data. In this step, you can select the data sets which match your requirements and train the model using appropriate machine learning algorithms और AI enabled algorithms. इसके अंदर बेसिकली क्या हो, जो हमारा इससे ठीक पहले का स्टेप था, ये वाला डेटा एक्विजिशन, डेटा ले लिया, अब उस डेटा को आपने क्या किया, एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर मतलब कुछ मिसिंग डेटा है या चीज़ों को कंप्लीट किया गया एक तरीके से, ठीक है, मतलब आपने समझा, उसको विजुअलाइज करके, कुछ इररिलेवेंट डेटा है, मतलब एक तरीके से आप कह लो ना कि पूरी जो आपके पास मतलब बहुत सारा जो डेटा, उसमें से आपने मतलब एक तरीके से क्या किया, वो जो डेटा था कि मतलब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट भी है कि नहीं है, तो अब आपने ना इसका एक सेट निकाल लिया डेटा का, कि जो जिस पर तुम्हें काम है, जो करना है, जिससे तुम्हें अपने एआई को ट्रेन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ठीक पहले का स्टेप, क्योंकि ये जो अभी मॉडलिंग पढ़ रहे हो, तो ये मॉडलिंग इससे पहले वाले पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे डेटा आएगा तुम्हारे पास, अच्छा डेटा आएगा, क्योंकि जैसा वो है ना, कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, है ना। तो जैसी उस मतलब अपने एआई को आप ट्रेनिंग दोगे जिस डेटा की, तो वो आगे वैसा ही एक ट्रेन्ड मॉडल है जो आपके पास बन करके आएगा। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो डेटा आपके पास आ चुका है, आप उस डेटा के अलग अलग सेट्स बना करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अब उसको ट्रेन कराओगे, किसको, अपनी मशीन को। तो इसीलिए कह रहा है कि इन दिस स्टेप यू कैन सेलेक्ट द डेटा सेट्स विच मैच योर रिक्वायरमेंट्स। जो जो जिस तरीके से, जैसे ये हॉस्टल वाला है, तो आपको जिस जिस चीज को मेन पॉइंट मुद्दा रखना है कि अच्छा इस बेसिस पर मुझे एलोकेट करानी है चीजें, अब आप क्या करोगे, उसी डेटा सेट के थ्रू इसकी ट्रेनिंग कराओगे अपने मॉडल की कि ये सही तो काम कर रहा है, ट्रेन होगा, फिर इसकी टेस्टिंग है जो बाद में होगी। मतलब इस स्टेप के अंदर क्या होगा, एल्गोरिदम बेसिकली चूज है जो होगी, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके पास में डेटा आया होगा, अब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एल्गो कौन सी है जो चूज होंगे। जैसे ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल मेरा चल रहा है, इसके अंदर हम स्मार्ट रूम असाइनर, ये वाला जो हमारा अभी जो हमारा सिनेरियो है, या ये वाली प्रॉब्लम है, इसके अकॉर्डिंग हम अगर कहें तो हमारे पास कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग और कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग, ये दो एल्गो के ऊपर है जो काम करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी या जितनी भी चीज़ें आप कर रहे होंगे अपने एआई के साथ, कि उनके साथ यही सारी आप एल्गोज के साथ काम करोगे, नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर वो एआई थोड़ी ना होता। तो अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अब एल्गोज जो है, जो लगनी, या आप कह लो कि एल्गोरिदम है जो डिसाइड होना स्टार्ट होगा कि इसके ऊपर क्या सिनेरियो बिठाया जा सकता है इस प्रॉब्लम के ऊपर, और इस प्रॉब्लम के ऊपर क्या सिनेरियो बिठाया जा सकता है। उस अकॉर्डिंग आगे एल्गोरिदम्स का सिलेक्शन है जो इसके अंदर हो रहा होगा मॉडलिंग के अंदर। अब डेटा को स्प्लिट है जो किया जाएगा, मतलब आपके जैसे एग्जाम जब आपके होते हैं तो आपके टीचर क्लास टेस्ट में अलग सवाल देते हैं, और जब आपका पेपर हो रहा होता है उसमें अलग सवाल देते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से टेस्ट किया जा सके कि जो उन्होंने पढ़ाया, जैसी उन्होंने आपको ट्रेनिंग दी, अब उसका एक अच्छा टेस्ट दे करके एक कंक्लूजन निकाल रहे होते कि आपको ढंग से चीजें समझ में आई कि नहीं आई। अब यही चीज हम अपने एआई प्रोडक्ट के साथ में कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने डेटा सेट में से डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं कि किसके थ्रू मुझे ट्रेन करना है अपने एआई को, और फिर मुझे किस डेटा के ऊपर इसको टेस्ट भी है जो करके देखना है, ठीक है, ताकि हम जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो उस पर्पस को पूरा कर पाई कि नहीं कर पाई। मॉडल ट्रेनिंग, इसके अंदर क्या हो रही है, उस पर्टिकुलर एआई की ट्रेनिंग है जो हो रही है, जो कि अभी हमने कहा कि ट्रेन द सिलेक्टेड एल्गोरिदम on the training data using student preferences as input features to predict suitable room allocations। तो अब रूम एलोकेशन वाला प्रेडिक्टर बना रहे हैं, उस अकॉर्डिंग अब क्या हो रहा है, हम डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं, ट्रेनिंग डेटा हमारे एआई को। ओके, जब हम एआई की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के सिमिलर से इंटेलिजेंस बनाना चाह रहे हैं, तो मतलब मुझे उस तरीके से अपनी एआई जो प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ उसको उस तरीके से मुझे ट्रेनिंग भी है जो देनी पड़ेगी। तो मतलब ये जो स्टेप है आपका, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम कितनी ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे मॉडल को, और हम किस तरीके की ट्रेनिंग है जो यहाँ पर दे रहे हैं।
क्योंकि जैसे एक छोटे बच्चे का आप एग्जाम्पल ले लो, उसको जितना पढ़ाया जाएगा और जितना ढंग से पढ़ाया जाएगा उतना ही अच्छे से उसका टेस्ट होगा और फिर वो उतने अच्छे मार्क्स है जो लेकर के आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी यही चीज है कि जिस डेटा से आप अपने एआई प्रोडक्ट को, अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, वो डेटा सही भी है कि नहीं है। कि जैसे किसी छोटे बच्चे को हमने एप्पल दिखाया लेकिन बोला कि ऑरेंज होता है ना। तो जैसा आप उसको तैयार कराओगे उसके लिए तो दिमाग में यही बन गया ना कि एप्पल नहीं है, ये ऑरेंज है। तो हमें सही डेटा प्रोवाइड कराना है और ज्यादा से ज्यादा डेटा देकर के अपने उस मॉडल को ट्रेन करना है ताकि वो और वाकई में आर्टिफिशियल एआई इंटेलिजेंट का एक प्रोडक्ट है जो बन पाए। अब चैट जीपीटी की बात कर लो, चैट जीपीटी फ्री क्यों है? क्योंकि हमारे थ्रू ही उसको ज्यादा से ज्यादा डेटा दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वो उतना ही ज्यादा अच्छे से ट्रेन है जो हो रहा है, क्योंकि हम उसको डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं। अब वो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग ले रहा है। अब बिल्कुल ट्रेनिंग जितना उसके पास डेटा जाएगा, अब वो उतना ही अच्छा उभर करके है जो सामने आएगा, क्योंकि हमने ये चीज जान ली, बिना डेटा के एआई इज नथिंग। तो हमें उसको ज्यादा से ज्यादा और अच्छा सही डेटा दे करके उसको ट्रेन है जो करना है। जैसे छोटे बच्चे को बड़े होते तक हम उसको सही सही अगर इंफॉर्मेशन देने की अच्छा ये चीज ये, और उसके दिमाग में कोई भी गलत चीज चली गई कि वो एप्पल वाला कि एप्पल ऑरेंज है, तो उसके दिमाग में तो गलत हो गया ना कि अच्छा इसको ये चीज। तो हमें ऐसे देखना है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको यही बताया था कि हम अपने एआई को, जो भी मॉडल है उसको, जैसे बच्चे को हम ट्रेन कर रहे हैं ना, वैसे उसको डेटा दे दे करके हम ट्रेन है जो कर रहे हैं। तो वो जो डेटा आप दे रहे हो उसको ज्यादा से ज्यादा डेटा हमें प्रोवाइड कराना है और सही डेटा प्रोवाइड कराना है, ताकि हमारा जो एआई मॉडल है वो ढंग से आगे प्रिपेयर हो पाए और जो हमने एक्सपेक्ट किया है वैसा मॉडल है जो रेडी हो पाए। तो इसीलिए ये जो पार्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसमें जो हमारी ट्रेनिंग डेटा है उसके ऊपर हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि कल को जब इसकी टेस्टिंग हो तो ये हमारे जो हमने सोचा है उन चीजों पर खरा उतरे। अब आते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर जो कि इवैल्यूएशन पार्ट है। मतलब इसमें आप एक कंक्लूजन निकाल रहे हो कि जितने आपने चीजें सोची थी और जितनी आपने चीजें पाई हैं उसको टेस्ट करने के बाद में, अब उसके अंदर कितनी डिसिमिलैरिटी या कितना डिफरेंस उसके अंदर आ रहा है। क्या ये वही प्रोडक्ट है बनाने से पहले जो आपने सोचा था? क्या इसमें कोई कमी तो नहीं है? क्या कोई कमी है तो हमें पीछे मुड़ करके कहीं उसमें ट्रेनिंग डेटा के अंदर कुछ चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, या फिर हमने कुछ डेटा ही अलग ले लिया हो, एक्वायर कर लिया हो यूजर से। तो यहाँ पर ना अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशन के पास नहीं पहुंच रहे हैं तो हमें पीछे अपने किसी ना किसी स्टेप के अंदर चेंज करना होगा। और अगर एक स्टेप चेंज होता है तो आगे आने वाले सारे स्टेप्स में हमें चेंजेस करने होंगे। ओके, सो अब इसकी किताबी भाषा कहती है कि अ प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ अ ट्रेन्ड मॉडल इज नेसेसरी एज इट डिटरमाइंस द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। A proper evaluation of a trained model is necessary as it determines the accuracy of the model according to the requirement of the project। जैसी भी हमने रिक्वायरमेंट रखी थी उस एआई प्रोडक्ट से, उस प्रोजेक्ट से, क्या ये उतना एक्यूरेट हो पाया है, उस लेवल तक ये पहुंच पाया है कि नहीं है, यही हमारा इवैल्यूएशन है। अडेप्टिंग टू चेंजेस मैट्रिसेस, यूज मैट्रिसेस लाइक एक्यूरेसी और प्रेफरेंस मैच rate to evaluate the model's performance। validation check होगा, validate the model on the testing data to ensure it accurately recommends the room allocation based on the student preferences। हर तरीके से उसका एक कंक्लूजन, जैसे हमारा एक रिपोर्ट कार्ड निकल करके आता है ना, वो रिपोर्ट कार्ड आपको बताता है कि भाई तुम्हें कितना ढंग से तुम्हें पढ़ाया गया और कितना ढंग से तुम पढ़े और कितने ढंग से तुमने पेपर दिया, और अब तुम्हारा एक फाइनल जो रिपोर्ट कार्ड है दैट इज लाइक आपका इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज होगी। अब इसको और ज्यादा डीप में अगर पढ़ेंगे तो मैं इन सारी चीजों को आपको दोबारा बता दूं। अभी अभी हमने एक लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल से समझा, अभी इसको दोबारा से एक बार रिवाइज भी हो जाएगा कि सबसे पहले आपने क्या देखा, प्रॉब्लम स्कूपिंग देखा कि आपके सामने एक रियल लाइफ सिनेरियो आया, प्रॉब्लम आई आपके सामने, तो मतलब आप उसकी धीरे धीरे बाउंड्रीज से उसकी एक इंट्रोडक्शन हो रहा है आपके सामने या एआई के सामने कि अच्छा भाई दिस इज द प्रॉब्लम। तो जैसे ही तुम्हें कोई नई बात पता चलती है तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है, व्हाट, व्हाई, वेयर। तो यही वाले क्वेश्चंस उसके अंदर आएंगे प्रॉब्लम स्कूपिंग के अंदर, जो कि आपके पेपर में आते भी और आपको इसको बड़े ढंग से पढ़ना है।
किताबी भाषा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ेंगे तो कहते हैं कि प्रॉब्लम स्कूपिंग इज द इनिशियल स्टेज, पहली स्टेज है आपके एआई प्रोजेक्ट साइकिल की. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑन framing a problem in such a way that it can be visualized in order for it to be solved. अब हम उसको सॉल्व तब भी कर पाएंगे या उसका डेटा एक्वायर तभी कर पाएंगे जब मैं उसको एक तरीके से फ्रेम कर पाऊंगी ना. डॉक्टर के पास आप जाते तो वो तुम्हें दवाइयां नहीं दे देता है, पहले तुम अपनी बात रखते हो जिससे वो डॉक्टर तुम्हारा केस समझ पाता है कि अच्छा मुझे अब क्या एक्शन लेना है. यही उस एआई मॉडल के सामने है. आप क्या कर रहे हो, आप सुन रहे हो उससे, और अब आपके सवाल आएंगे व्हाट वाई वाले. तो व्हाट वाई वाले सवाल इसी के अंदर आते हैं जब आप प्रॉब्लम स्कूपिंग कर रहे हो. तो इसीलिए कहता है कि इन द फर्स्ट स्टेप वी लुक क्लोजली एट द प्रॉब्लम वी वांट टू सॉल्व, वी ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, figure out what information we need to start and think about any tricky parts we might face. This step help us set clear goals for our AI project. मतलब ये किसी भी दुनिया की प्रॉब्लम का आप कह लो कि इनिशियल स्टेप यही होता है. आपके सामने कोई भी आ गया, आपके दोस्त आ गए, यार पेट दर्द हो रहा है, तो वो जो पहला आपको चीज पता चली ना, आपको दिक्कत पता चल रही है, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो, अच्छा इसका पेट दर्द हो रहा है, तो अब आप व्हाट वाई वाले क्वेश्चंस उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उस बंदे से पूछोगे, है ना. तो ये क्यों पूछ रहे हैं? आइडेंटिफाइंग द की एलिमेंट्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम. उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बस दिक्कत जान रहे हैं, तो इसलिए WH आ रहा है. एक बच्चे को जैसे ही पता चलता है कि अच्छा ये उड़ने वाला, उसको पता चलता है कि अच्छा ये एरोप्लेन है, तो उसके दिमाग में सवाल आता है ना, अच्छा ये पहले तो पूछेगा कि ये क्या है, ये क्यों उड़ रहा है, ये कैसे उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहा है. वही चीज यहाँ पर है. तो आपका जो एआई प्रोडक्ट है वो आपसे यही व्हाट वाई वाले सवाल है जो कर रहा है, क्योंकि इसी से अगला स्टेप आएगा डेटा एक्विजिशन जो हमने अभी अभी देखा था. तो हु के अंदर क्या आ सकता है? जरूरी नहीं है कि तुमको इसके अंदर किताबी भाषा को बड़ा ही रटना है. जैसे नेचुरल तरीके से मैं आपको चीजें बता रही हूँ वैसे आप इसको देखो कि ये यही सवाल पूछेगा कि हु इज इन्वॉल्व इन आवर मास्टरी एंड इन एआई वी आस्क हु इज अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम. तो मतलब WH पूछ करके आप यही पूछ रहे हो कि जैसे कौन है इसके अंदर इन्वॉल्व, किसके साथ है ये दिक्कत, कौन है ये लोग, या जो भी जैसी भी दिक्कत आ रही है, जैसी भी सिचुएशन है, उस अकॉर्डिंग आप हु वाला सवाल है जो पूछ रहे हैं. व्हाट के अंदर बस वही है कि क्या दिक्कत है. ठीक है, जितने भी WH वाले हैं तो ये सवाल उस प्रॉब्लम की बाउंड्रीज को जान रहे हैं, तभी तो ये फर्स्ट स्टेप है ना. तो आप इसे भी पूछते, इफ हु इज अबाउट करेक्टर्स इन आवर मिस्ट्री, व्हाट इज अबाउट द प्लॉट, इन एआई वी आस्क व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना. तो पहला सवाल ही यही है. डॉक्टर भी तुमसे यही जाते ही पूछेगा कि भाई दिक्कत क्या है, दिक्कत किसको है, कौन है इससे अफेक्टेड. तो व्हाट हु वाले सवाल आ गए कि क्या प्रॉब्लम है, फिर इसकी आप डिटेल के अंदर जानने की कोशिश करते हो. जरूरी नहीं कि आपको बैक टू बैक अपनी लाइन को एकदम पिन टू पिन आपकी बुक के अंदर चीज लिखी है तो उसको आपको पढ़ के वैसा ही छापना है. अपने तरीके से समझ लिया, अब उसको अपने तरीके से लिखो. ओके, सो अब आपने सारी चीजें जान ली कि किसके साथ और क्या दिक्कत है. अब हमारा सवाल यही आएगा कि दिक्कत कहाँ पर है ना. तो ये सवाल ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन आ रहे होते हैं, एकदम से हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं और एकदम से हमें आंसर भी मिल जाते हैं, लेकिन ये सवाल आते जरूर है कि अब दिक्कत आ कहाँ रही है. अगर डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो वो यही बताएगा किसको दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है ना. तो यस, अब वाई का सवाल मिलते ही हम अगले स्टेप पर आ जाएंगे कि भाई क्यों है ये दिक्कत, क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण. जैसे आप में से कोई बच्चा है, बहुत ही पढ़ रहा है, अब उसको कुछ चीज समझ ही नहीं आ रही है, अब वो फेडअप हो चुका है पढ़ करके, है ना. तो ये दिक्कत तुम्हारे सामने पहले आई, फिर तुमने इसके बारे में सोचा पूछा, है ना. तब क्यों है दिक्कत, क्योंकि वो फेडअप हो चुका है पढ़ के. दुनिया की कोई भी चीज आप एग्जाम्पल ले लो, है ना. तो रियल लाइफ एआई की बात हम तभी करेंगे जब हम खुद से इन सारे स्टेप्स को अपने ऊपर ला करके देखेंगे, तभी तो हम आगे अपने एआई को भी ऐसा ही बना पाएंगे, सिमिलर टू ह्यूमन इंटेलिजेंस. ओके, अब यहां तक चीजें हो गई. अब आएंगे वो वाले स्टेप पर जिसको हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, विच इज डेटा एक्विजिशन. यानी कि हम डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं. देखो, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, है ना. तो जैसा हमने डेटा दिया हमारी एआई मॉडल को, अब वो वैसा ही आगे एक्ट है जो करेगा. वही जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चे ने पूछा कि उड़ने वाली चीज क्या है, अगर मम्मी ने बता दिया कि अच्छा ये चिड़िया है,
कल को एरोप्लेन भी देख लेगा तो वो उसको यही समझेगा कि अच्छा ये एरोप्लेन, उसकी मम्मी को उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि नहीं, एरोप्लेन भी उड़ता है और ये चिड़िया है ना, दोनों के बीच में एक अंतर मम्मी बताएगी। अगर गलत चीज उसको पता चल जाती तो वो ताउम्र चिड़िया को एरोप्लेन या एरोप्लेन को चिड़िया बोलता रहता। तो जैसा डेटा उस बच्चे को दिया, उसने वैसी ही आगे जाकर के चीजें हैं जो करेगा। वैसे यहाँ पर है, हम अपने मॉडल को रेडी कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको सही डेटा दें। तो डेटा एक्वायर, अब जब दिक्कत पता चल गई तो अब इकट्ठा करेगा वो डेटा कि कैसा कैसा डेटा हमको लेना है। तो इसीलिए एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक आया, आपकी बुक में भी आएगा, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जैसा दोगे आप डेटा वैसा ही आपके पास में आउटपुट भी आएगा। अगर छोटे बच्चों को मैंने समझाया कि 5+5 0 होता है तो वो ताउम्र प्लस को माइनस की तरह ही ट्रीट करेगा। तो हम यहाँ पर सही डेटा है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और वो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जिस भी सिनेरियो को लेकर के, उस अकॉर्डिंग हम उसको सही डेटा है जो प्रोवाइड कराएं हमारे एआई मॉडल को। इसीलिए कहता है कि ये जो स्टेज है, ये गैदरिंग डेटा, जो जो इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे उस प्रोजेक्ट के लिए, वो इकट्ठा करेगी। अब सवाल ये भी हो सकता है कि यार डेटा क्या है। अगर हमारे पास क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि व्हाट इज डेटा, डेटा कुछ भी नहीं है, आपको किताबी भाषा में बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। डेटा, अगर हम आज की डेट की बात करें तो डेटा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम सुबह से लेके शाम तक आप कह लो कि डेटा की ही बात करते हैं। सोने से भी ज्यादा महंगे दाम हो गए हैं आज की डेट में इस डेटा के, इसलिए येलो कलर से लिखा है। खैर, आगे चलते हैं। और देखो, मेरा पेन भी नहीं चल रहा है यहाँ पर, लेकिन डेटा, आप एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो ना, आपसे रिलेटेड क्या होगा, तुम्हारा नाम डेटा हो गया, फादर नेम, मदर नेम, अभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो ये भी एक डेटा है, किस टाइम पर देख रहे हो, तुम्हारे कितने नंबर हैं, तुमने कितने परसेंट आज अपने मोबाइल का डेटा है जो यूज किया है, कितने परसेंट तुम्हारी मोबाइल की बैटरी, जो भी आप कह लो ना, ये दैट इज एवरीथिंग इज व्हाट डेटा है ना। तो डेटा, अब डेटा, इतना सारा डेटा है, लेकिन हम जिस सिचुएशन पर काम कर रहे हैं हमें उससे रिलेटेड डेटा अपने एआई मॉडल को देना है। तो डेटा क्या हुआ, एक इंफॉर्मेशन हो गई जिसके बारे में समझना शुरू किया, क्योंकि डेटा दोगे तभी तो वो समझेगा ना। ये कोई फैक्ट हो सकता है, कोई स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड और फॉर रेफरेंसेस और एनालिसिस हो सकता है। इन एआई प्रोजेक्ट डेटा इज यूज्ड टू ट्रेन सिस्टम टू प्रिडिक्ट डिजायरेबल आउटपुट, क्योंकि मैंने कहा ना, विदाउट डेटा एआई इज नथिंग। तो जैसा डेटा आपको देना है, आपका एआई उसी तरीके का काम करेगा, और मतलब आपको ढंग से उसको अच्छे से डेटा जो भी उसको चाहिए उसको आपको देना पड़ेगा। तो व्हाट इज डेटा? डेटा कैन बी क्वांटिटी, इट इज एन इंफॉर्मेशन, ग्राफ, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स, नंबर्स, कुछ भी हो सकता है आपका डेटा, एज पर आपकी सिचुएशन, आपका जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज पता चल गई कि हम गैदर कर रहे हैं अपना डेटा। तो जैसा डेटा दोगे वैसा आउटपुट आप पाओगे। तो गार्बेज इन होगा तो गार्बेज ही आउट है जो होगा। अब देखो, दो चीजों की बात आपने यहां पर करी। अभी भी अगर आप इस लेक्चर को शुरू से देख रहे हो तो आपको ये चीज पता चल गई होगी कि एक ट्रेनिंग डेटा सेट की बात हो रही है और एक टेस्टिंग डेटा सेट की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में ये आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। इसको आप कुछ ऐसे समझो कि जैसे छोटा बच्चा है या आप भी हो, तो आप अभी अपनी क्लास में आए हो, तो आपका टीचर पहले तो आपको पढ़ा रहा है, आपको समझा रहा है, चीजें समझा दिया। अब वो छोटे छोटे क्लास में टेस्ट लेकर के क्या करेगा, आपको ट्रेन करेगा, उस चीज के लायक बनाएगा जिसके लिए आप वो चीज पढ़ रहे हो। जैसे आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो डॉक्टर को क्या है कि उसको पढ़ाएंगे, उसको छोटे छोटे ट्रेनिंग्स होंगी कि अच्छा ऐसे होंगी ऐसे होंगी। अब वो जब हो जाएगा ट्रेन, तो क्या किया जाएगा, लास्ट में ये चेक किया जाएगा कि उसकी ट्रेनिंग सही हुई, क्या उसने ढंग से पढ़ाई की। तो क्या होता है, उसके लिए हमारे स्कूल में टेस्ट होते हैं। तो यस, तो दो तरीके की चीजें होती हैं, दो तरीके के अपने डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक ट्रेनिंग डेटा हो गया कि जिससे हम अपने एआई मॉडल को ट्रेन करेंगे, तो हम बहुत सारा डेटा देकर के उसको ट्रेन करेंगे। तो जितना डेटा उसके पास जाएगा वो उतना ही ढंग से ट्रेन होगा। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, चैट जीपीटी वही हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया था कि फ्री क्यों है, इतने सारे बिलियंस ऑफ यूजर्स उसको काम कर रहे हैं, उसके लिए उसको मतलब उसको यूज कर रहे हैं। तो इतने सारे यूजर्स का अलग अलग माइंडसेट का डेटा उसके पास जा रहा है, तो वो उतना ही ढंग से ट्रेन हो रहा है ना। अलग अलग लोग उसको अलग अलग डेटा दे करके उसको अपने अकॉर्डिंग, उसको एकदम कहना ना शक्तिशाली बना रहे हैं। वो जब आया था तो छोटा सा बच्चा था, उसके पास थोड़ा बहुत डेटा था, उसको इतनी चीजें नहीं पता थी। हमने ही उसको ज्यादा स्मार्ट है जो बना दिया, डेटा दे देकर
अब वो एकदम शक्तिशाली हो चुका है, उसका पेट बड़ा हो चुका है क्योंकि उसके अंदर हमने इतना सारा डेटा है जो डाल दिया है। अब वो हमारी ह्यूमन जो चीजें हैं उनको समझ पा रहा है कि अच्छा उस अकॉर्डिंग फिर वो हमें स्मार्टनेस के साथ में आंसर कर पा रहा है। जैसे छोटे बच्चे से अगर मैंने पूछा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसको नहीं पता होगा, लेकिन जैसे ही वो पढ़ पढ़ करके आज इस लेवल तक पहुंच चुका है और मैं अब अगर उसे टेस्ट करूं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो वो मुझे आंसर दे देगा, है ना। तो वो वही चीज है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग डेटा यानी कि तुम ट्रेन कर रहे हो अपने एआई प्रोडक्ट को जिसके लिए तुम उसको बना रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं मान लो एक ऐसा रोबोट प्रिपेयर कर रही हूँ या बना रही हूँ जो कि लोगों को रेस्टोरेंट में जाकर के सर्व करके आए कि अच्छा ये उसको पकड़ा के आओ, है ना, तो मैं पहले उसको ट्रेन करूंगी ना, है ना। तो वो वही चीज है। ट्रेनिंग डेटा इज लाइक टीचिंग अ फ्रेंड न्यू स्किल्स। टेस्टिंग डेटा इज सरप्राइज चैलेंज टू सी हाउ वेल दे हैव लर्न, कितने अच्छे तरीके से वो समझ पाए, चीजों को सीख पाए। To enable an AI system to predict an outcome, it needs to be trained using relevant data. तो आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी देख करके उसको ट्रेन करते रहो, कि जैसे मैं बच्चे को पढ़ा तो कुछ मैथ्स का रही हूँ और उसका टेस्ट मैंने साइंस का ले लिया। तो रेलिवेंट डेटा होना चाहिए। आप उसको टेस्ट जितना ट्रेन जितना अच्छे से ढंग से करोगे, अच्छे डेटा से करोगे, टेस्टिंग आपकी उतनी ही निखर करके भी है जो आएगी। For example, creating an AI system using a diverse set of facial images, expression representing different employees. जैसे एक AI ऐसा बना रही हूँ जो कि कह लो कि भाई जैसे ही मेरा एम्प्लॉय मेरे स्कूल के अंदर या मेरे ऑफिस के अंदर एंटर हुआ, तो कैमरास के थ्रू पता चल जाए कि एंटर हो चुका है, उसकी टाइमिंग अपने आप पंचिंग करने की जरूरत ना पड़े, अपने आप नोट हो जाए, जैसे ही वो बाहर जाए तो अपने आप आउट हो जाए, है ना। तो मैं ऐसा एक स्मार्ट AI बनाने की कोशिश है जो कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे क्या है कि मान लो 50 लोग मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो मैं उसको 1000 लोगों के थ्रू उसको पहले ट्रेन करूंगी ना, फिर मैं उसको एक्चुअल जो है उसका टेस्ट लूंगी एक्चुअल एम्प्लॉयज को भेज करके। तो मतलब आप जब ट्रेन हो रहे होते हो ना, आप जब मैम आपको क्लास में पढ़ा रही होती है तो मैम आपको सारी बुक पढ़ाती है, लेकिन जब आपका पेपर होता है तो उस पेपर में कुछ ही चीजें आपसे पूछी जाती है ना। तो टेस्टिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा, समझ में आया दोनों के बीच में। इसी एग्जाम्पल को इसने कहा कि कंसीडर एंड मतलब डेली अटेंडेंस वाला फेस रिकॉग्निशन के थ्रू। तो इसकी परिभाषा है ट्रेनिंग डेटा comprises facial images used to teach the AI model about different employees' appearances. Testing data involve actual facial images during real-time attendance checks. पहले तो उसको ऐसे करके हमने ट्रेन कर लिया उसको, जो भी बहुत सारे एम्प्लॉयज 500 थे, लेकिन हमने 1500 एम्प्लॉयज उसके सामने आगे पीछे, जो नहीं भी एम्प्लॉय वो भी हमने उसको दिखाए। अलग अलग तरीके से उसने इमेजेस जो फेस थे उनको कैप्चर किया। अब हम एक्चुअल एम्प्लॉयज को भेज रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई ये सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर बेटर एफिशिएंसी ऑफ एन AI प्रोजेक्ट द ट्रेनिंग डेटा नीड्स टू बी रेलिवेंट एंड ऑथेंटिक, जो कि अभी तक हम बात कर रहे थे। अगर आप जैसा डेटा अपने AI मॉडल को दोगे ट्रेन करने के लिए, तो वो वैसा ही प्रोडक्ट निकल करके आएगा, है ना। तो आपको रेलिवेंट देना है और एक ऑथेंटिक डेटा देना है। आपको ये नहीं कि कुछ भी उसमें कुछ भी डालते जाओ, ठीक है। तो ऑथेंटिक होना चाहिए जिससे आप जिस चीज पर माथा मार रहे हैं, जिसका AI आप बना रहे हो, वो निकल करके तो आए सामने, ताकि इवैल्यूएशन जब आए हमारा तो हमारा मैच कर पाए हमारी एक्सपेक्टेशन और जो हमारा प्रोडक्ट बन करके सामने आया है। तो अब देखो डे गैदर करने मतलब कितने टाइप का डेटा है और कैसे उसको आप इकट्ठा कर सकते हो अगर एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। अब यही अगर एग्जाम्पल रहता है जिस जो हम फेस रिकॉग्निशन का एग्जाम्पल था, तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन एसेंशियल डेटा क्या हो सकता है? फेशियल इमेजेस हो सकती हैं, लाइटनिंग की कंडीशंस कैसी लाइट है, फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है, डाइवर्सिटी, ऐसा तो नहीं कि सबके नाक कान मुंह लगे हुए हैं, सब इंसानों के पास नाक है आंख है, लेकिन सबकी शक्लें अलग अलग हैं, है ना। तो यस उनके लुक में थोड़े डिफरेंस है, जो थोड़े क्या बहुत सारे होंगे। सो कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? या तो वो सिक्योरिटी कैमरास जो लगे हैं वहीं से वो उसकी फुटेज ले लेगा, या फिर उनकी एम्प्लॉय आईडी के ऊपर फोटोज लगी होगी, उनके एक्सप्रेशन फोटोशॉप वगैरह, है ना। तो इससे वो कैसे भी जो है कलेक्ट करेगा उस डेटा को, ठीक है। अलग अलग लाइटनिंग कंडीशंस के ऊपर उसको कलेक्ट किया जाएगा, कभी थोड़ी सी डिम में, कभी थोड़ी सी ज्यादा लाइट देकर, कभी पास से कभी दूर से। तो ऐसे कर करके हम उसको ट्रेन करेंगे,
कि भाई एक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही से। जैसे तुमने कल को कोई स्कूल में अपनी मैम को कोई चीज दिखानी है तो उसको पहले टेस्ट करके देखोगे ना। जैसे तुम्हें गिफ्ट देना है, मान लो किसी बंदे को पेन देना है, तो तुम पहले चला के देखोगे ना कि ये पेन चलता भी है कि नहीं चलता है। कल को तुम कहीं गिफ्ट दो उसको, वो चले ही ना। तो सेंसर्स के थ्रू, जैसे कार वाला एग्जाम्पल हमने लिया था, सेल्फ कार ड्राइविंग वाला, तो उस एग्जाम्पल में क्या था कि भाई सामने जो कार है वो कितनी दूरी पर है, कितनी स्पीड में जा रही है, ये सारी चीजें क्या होंगी, चेक होंगी। तो ये सेंसर्स के थ्रू भी आपका डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, कैमरास के थ्रू, वेब स्क्रैपिंग के थ्रू, सर्वेज हो सकते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन लिए जा सकते हैं। तो ये सारे वेज हो गए डेटा को गैदर करने के, ठीक है। ओके, अब एक्सप्लोरेशन, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि वो जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, अब वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, मिसिंग तो नहीं है कुछ, उसको विजुअलाइज किया जाएगा, मतलब उसको एक तरीके से अंडरस्टैंड किया जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा उस डेटा के ऊपर काम, ठीक है। हमारे पास आ गया डेटा, अब एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द डेटा यू हैव टू वर्क विद। अब तुम्हें किस किस तरीके के डेटा के साथ काम करना है, तो तुम उसको समझ रहे हो अब उस डेटा को। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी के टर्म्स में हो सकता है, करेक्टरिस्टिक्स की करेक्टराइजेस की फॉर्म में हो सकता है। दिस स्टेप्स प्रोवाइड्स यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा विच यू हैव कलेक्टेड, रिजल्टिंग इन इफेक्टिव एंड प्रोडक्ट। ओके, तो जैसा आपको एक बनाना है ना अपना एआई मॉडल, अब उस अकॉर्डिंग अब आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि भाई ये ठीक है, डेटा कुछ मिसिंग तो नहीं है, तो अब आप एक तरीके से उसको परिपूर्ण कर रहे हो, उस पर आपका मतलब चीजें चल रही हैं, आप एक्सप्लोरेशन की स्टेज पर हो कि डेटा आ गया है ना। जैसे कॉपी चेकिंग तुम्हारी मैम कर रही होती है, या तुमने जब फॉर्म फिल कर दिया, बंदे ने तुमसे कहा कि अच्छा तुम फॉर्म फिल कर दो, अब वो देख रहा है ना कि अच्छा तुमने कहीं मेल की जगह फीमेल तो नहीं लिख दिया, तुमने कहीं अपनी सिटी की जगह कुछ और तो नहीं लिख दिया, है ना, नेम की जगह फोन नंबर तो नहीं लिख दिया। तो अब एक तरीके से एक्सप्लोरेशन चल रहा है और उसको हर एंगल से देखने की कोशिश की जा रही है, कल को जब मॉडलिंग वाला स्टेप आएगा तो कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। टू एनालाइज द डेटा यू नीड टू विजुअलाइज इट इन सम यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट सो दैट यू कैन क्विकली गेट अ सेंस ऑफ ट्रेंड्स, रिलेशनशिप पैटर्न सब मैच कराए जाएंगे। स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी फॉर विच मॉडल टू यूज एट अ लेटर स्टेज, कम्युनिकेट द सेम टू अदर्स इफेक्टिवली। हर तरीके से आप कह लो उसके पैटर्न्स मैच होंगे, उसके ट्रेंड्स को मैच किया जाएगा, उसके रिलेशनशिप आपस में डेटा कितना मैच कर रहा है, सारी स्ट्रैटेजी बिठाई जाएगी मॉडलिंग के लिए। तो मतलब एक तरीके से नाउ यू आर रेडी मॉडल के लिए। और इसके लिए क्या है कि चार्ट्स वार्ट्स का यूज भी है जो हो सकता है विजुअलाइजेशन के लिए, गूगल चार्ट कह लो या टेब्यूलो, फ्यूजन चार्ट्स, हाई चार्ट्स, ये सारे अलग अलग चार्ट्स हैं। तो इसके थ्रू डेटा को एक्सप्लोर किया जाएगा, ठीक है। डेटा विजुअलाइज करना भी, मैंने वही एग्जांपल दिया था ना आपके रिपोर्ट कार्ड्स का। तो रिपोर्ट कार्ड्स में क्या है कि आप क्लास्टिक में अच्छे हो कि एकेडमिक्स में, तो एक बार ग्राफ के थ्रू बता दिया, तो बस वही चीज है। तो यहाँ आपका जो एआई मॉडल है वो इस तरीके से डेटा की छानबीन कर रहा है। तो ये सारे ग्राफ के एग्जाम्पल हैं, आपको ये देखो ढंग से चीजें समझ में आ रही है ना यहाँ ग्राफ के थ्रू कि कैसे, मतलब आप कह लो कि मुझे अगर कोई बंदा अननोन भी है ना तो वो भी जान जाएगा कि अच्छा यहाँ पीएचडी के एज लेवल की बात हो रही है कि 25 साल से कम है, 25 से 29 के बीच में है ना। तो इस तरीके से हमें ग्राफ के थ्रू, जैसे हमें समझ में आती हैं चीजें अच्छे से, वैसे एआई मॉडल भी हमारा ढंग से चीजों को समझ जाता है, ठीक है। तो अब ये अलग अलग चार्ट्स का आप कह लो यूज किया जाता है। अब मॉडलिंग वाली जो प्रोसेस है उसको अब हम अभी अभी देख चुके हैं, उसके अंदर क्या चीज हो रही थी कि एल्गो सेट हो रही है कि कौन सी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब इसमें कौन सी एल्गो को आगे यूज है जो करना है। अब उस अकॉर्डिंग अलग अलग डेटा सेट्स हैं जो बनाए जा रहे हैं कि ट्रेनिंग डेटा कौन सा देना है, टेस्ट किस डेटा के साथ में करना है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने बात किया कि गार्बेज इन होगा तो गार्बेज ही आउट होगा। तो यानी कि हमें जो डेटा मिला है उसको हमने सिंप्लीफाई किया, अब हम उसी के थ्रू उसकी क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि टेस्टिंग उसकी बड़े ढंग से है जो हो पाए। तो यहाँ पर डेटा की स्प्लिटिंग भी है जो होगी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, या जैसे भी आप सिचुएशन, जिस भी तरीके का आप मॉडल तैयार कर रहे हो। अब आगे वाली चीज आपने क्या देखी है या क्या देखना है इसके अंदर आता है दो अप्रोच आएंगी कि मतलब मॉडलिंग किस किस बेसिस पर है जो होंगी। एक तो रूल बेस्ड है और दूसरा लर्निंग बेस्ड है। अच्छा, रूल बेस्ड देखो नाम से मेरे को चीज समझ में आ रही है,
मतलब यहाँ पर कुछ रूल सेट डिफाइन हो रखे हैं और आपके उसी तरीके से काम है जो करेंगे। जैसे इनको आप बदल नहीं सकते। आपका ट्रैफिक लाइट का एग्जाम्पल ले लो, है ना? तो अगर मैं XYZ सिटी में हूँ या PYQ सिटी में हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उस सिटी में लाल बत्ती पर चलना होता है और हरी पर जो है रुकना होता है। नहीं, जो रूल है वो रूल है। तो ऐसे रूल बेस्ड लर्निंग की अगर बात करोगे तो इसको एक बार किताबी भाषा पढ़ते हैं। रूल बेस्ड अप्रोच रेफर्स टू द AI मॉडलिंग वेयर द रिलेशनशिप और पैटर्न्स इन द डेटा आर डिफाइंड बाय द डेवलपर। मतलब दीज आर सेट, एकदम स्टैटिक है, आप इसमें कोई ऐसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मान लो दो जो है हमारा ऑरेंज और येलो को मिला के, सॉरी रेड और येलो को मिला के ऑरेंज बनता है ना, मेरे को याद नहीं, बट ये एक है ना कि हाँ ये चीज होती है ना? व्हाइट और रेड को मिला के पिंक ही बन रहा है। तो मतलब ये एक ठीक है कि ये चीज होती है, तो रूल है ये वाली चीज। तो वैसे ही ये डेवलपर के थ्रू है जो डिफाइन होंगी चीजें, जिस तरीके का भी आप मॉडल है जो बना रहे हो। तो जो उसमें रूल वाली चीजें हैं वो एज इट इज आ जाएंगी। दैट मीन्स द मशीन वर्क्स ऑन रूल्स एंड इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डेवलपर एंड परफॉर्म द टास्क अकॉर्डिंगली। मतलब इसमें वो हमारी टीचर कभी कभी कहती है ना कि तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने बता दिया तुम्हें वैसे ही लिखना है। 2 और 2 4 होते हैं, तुम्हें यही लिखना है, 22 नहीं लिख सकते। तो हमारे लिए सेट कर दिया रूल। तो अब आपका AI मॉडल जिस पर सेटिंग है तो उस पर सेट करके ही चलेगा, अपना खुद का AI एल्गोरिदम यहाँ पर यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट का एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। तो ये रूल पर बेस्ड है, हमें पता है कि हमें रेड पर रुकना है, तो ये दुनिया का रूल है। तो अगर हमें ऐसे हमारी सिचुएशंस कभी आती है तो फिर वो रूल बेस्ड लर्निंग के ऊपर काम कर रहा होगा हमारा AI मॉडल। कंसीडर अ ट्रैफिक लाइट कंट्रोल एग्जाम्पल, traffic control system in a city. In a rule based approach, the behavior of the traffic light is determined by explicit rule defined by traffic engineer or city planner, whatever. इसमें हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी या कुछ ऐसा होगा। दैट इज रूल, तो रूल। बाकी इसमें देखो कुछ ऐसा नहीं है आपको ज्यादा डीप में लिखने की। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। इसमें डिसीजंस हैं, इसमें रूल है, ह्यूमन एक्सपर्ट है, वेल सुइटेड है। यस, इसको आप और ज्यादा एक्सप्लोरेशन की तरफ लेकर के जा सकते हो कि डिसीजंस अबाउट व्हेन टू चेंज द ट्रैफिक लाइट्स आर मेड बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स, सेट ऑफ रूल्स हैं। तो आप इसको अपने तरीके से भी है जो कर सकते हो कि हर लाइट का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, कब कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा किस लाइट के चलने पर, है ना? रेड लाइट के चलने पर रुकेंगे ही रुकेंगे, ग्रीन के चलने पर चलेंगे ही चलेंगे। तो इस तरीके से रूल बेस्ड लर्निंग अप्रोच। अब लर्निंग बेस्ड जो अप्रोच है उसके अंदर क्या होगा? अब उसमें क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट जिसको आप बना रहे हो ना, वो खुद से भी थिंक करके भी आगे डिसीजन है जो लेगा ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक AI मॉडल की बात करते हो, मतलब एक मान लो डॉक्टर है, अब उसके पास बिल्कुल मान लो वो कोई आपके दांत देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पास सारे एक ही तरीके के पेशेंट आएंगे कि मतलब एक ही वो तरीके की प्रॉब्लम्स को लेकर। दांतों के लिए हजारों तरीके की प्रॉब्लम है जो हो सकती है। तो उसके लिए केस स्टडी हो गया ना कि हर प्रॉब्लम पर वो अपना एक अलग अंडरस्टैंडिंग थिंक करके सॉल्यूशन है जो दे। यहां पर भी यही चीज है, लर्निंग बेस्ड अप्रोच होगी। हम डेटा प्रोवाइड जो करा चुके हैं वो थिंक करेगा उस डेटा पर और अपनी एल्गोरिदम्स में सिचुएशन बाय सिचुएशन चेंजेस है जो करेगा, क्योंकि तभी तो AI बनेगा। द लर्निंग बेस्ड अप्रोच इज ऑल अबाउट मशीन्स लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस विद द डेटा दे आर गिवन। अब उसके एक्सपीरियंस बनते जाएंगे आपकी मशीन के अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग, और वो ट्रेन होती जाएगी और ज्यादा अच्छे तरीके से। तभी हो सकता है किसी एक्सपीरियंस से कुछ रिजल्ट आ रहा हो, किसी से कुछ आ रहा हो। तो अब उसके हम कहते हैं ना कि हम इंसान भी गलतियों से सीखते हैं, है ना? तो हम पहले गलती कर रहे हैं, सीख रहे हैं गलती, तो ऐसे करके हम भी ट्रेन होते जा रहे हैं। वैसे ही हमारा AI है जिसको अलग अलग डेटा मिलेगा यहाँ पर, तो वो थिंक करके अब अपने एक एक्सपीरियंस के साथ में आगे काम करेगा, जो कि हम लास्ट क्लास हमारी पढ़ भी चुके हैं, द डिफरेंस बिटवीन AI, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। In this approach, we use machine learning, which is a part of AI. हमने अभी अभी जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का, उसमें हमने यही चीज देखी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के अंदर ही हमारा डीप लर्निंग है। तो डीप लर्निंग ML का पार्ट हुआ, ML AI का पार्ट हुआ। तो हम तीनों को अलग नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि एक परफेक्ट अगर हम एआई की बात करते हैं तो ये काम करेंगे जैसे एक ह्यूमन काम कर रहा है, हमारे दिमाग में जैसी चीजें अपने आप नेचुरल प्रोसेस हो रही हैं वैसे ही यहाँ पर इसी तरीके से प्रोसेस हैं जो होंगे। It allows machine to learn and get better automatically without needing specific programming for each improvement। जैसे पिछले में हुआ था कि रूल है तो रूल है, यहाँ तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता दुनिया का बंदा अगर इस रूल बेस्ड की बात करोगे तो। लेकिन हम सिचुएशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगी आपकी लर्निंग बेस्ड अप्रोच, जिसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दो कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। ओके, अब दोनों को आप या तीनों को आप अलग अलग नहीं देख सकते कि दिस इज एआई, दिस इज एमएल एंड दिस इज डीप लर्निंग। सब एक दूसरे के बीच में मिक्स है। अगर आप कहते हो कि मुझे पाइथन पढ़नी है और मुझे डेटा टाइप नहीं पढ़ने हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज पाइथन के अंदर ही डेटा टाइप आपको पढ़ने हैं, तो एक दूसरे का ही पार्ट है ये। ओके, अब इसमें आप एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। अगर हम मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल को समझते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार का। In a learning based approach, the car learns from its experiences on the road to navigate obstacles effectively। अगर हम एक कार का एग्जाम्पल, मैं रोज अगर गाड़ी लेकर के जा रही हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि हर दिन सेम ही चीज हो रही है कि कुछ रूल आ गया कि अच्छा हम आगे चल रहे हैं तो अब हम मुझे लेफ्ट में ही मुड़ना है, ये एक रूल है। अगर नहीं हो सकता लेफ्ट में कंस्ट्रक्शन चल रही हो तो आज सिचुएशन ऐसी होगी कि नहीं आगे मुझे सीधा या राइट में जाना है, क्योंकि आज सिचुएशन कहती है कि इधर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। तो ये कोई रूल थोड़ी है, ये तो सिचुएशन आई, दिमाग ने कहा कि अब चेंज करते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारी जो कार जिसको सेल्फ ड्राइव बनाया है वो भी ऐसी सिचुएशन के बेसिस पर टैकल कर लेगी। अच्छा ठीक है, सेंसर से पता हो लग जाएगा कि अच्छा आगे कुछ काम हो रहा है या कुछ भी है, तो नाउ आई हैव टू टर्न, इधर की साइड मुझे टर्न है जो लेना है। Okay, imagine a self-driving car that encounters obstacles on the road initially. It is trained on a data set that include various type of obstacles। क्योंकि जब उसको ट्रेन किया होगा ना तब दुनिया भर के obstacles उसके सामने लगाई गई होंगी ताकि वो ट्रेन हो पाए, और जब रियल लाइफ में कोई obstacle आए तो उसको पता चले कि अच्छा दिस इज obstacle या जो भी है। ओके, ठीक है, ऐसे ही कोई भी सेल्फ वाला जो व्हीकल है उसको डिजाइन किया गया होगा। द कार लर्न्स हाउ टू आइडेंटिफाई एंड रिएक्ट टू दीज ऑब्स्टेकल्स। तो जब हमने उसको ट्रेन किया होगा डेटा से, हमने काफी सारी ऑब्स्टेकल्स के थ्रू उसको ट्रेन किया होगा, तो उस कार ने अब अपने एक्सपीरियंसेस बना लिए होंगे कि अच्छा इस तरीके की दिखने वाली चीज ऑब्स्टेकल हो सकती है। तो जितनी हम ऑब्स्टेकल्स उसके सामने लेकर के आएंगे उतनी वो परफेक्ट बनती जाएंगी। ठीक है, अब वो मतलब मशीन लर्निंग का मतलब ही यही है कि वो अपने आप से, जैसे एक डब्बा है ये वाला आपके सामने, अब इसके ये भी शेप्स हो सकती हैं, ये भी मॉडल हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है। तो जैसे एक छोटे बच्चे को हम वो देते ना खिलौना खेलने वाला, जिससे वो खुद ही ऐसे एंगल से बना बना के कभी घर बनाता है उसका, कभी क्या, तो वो खुद से लर्न करके सीख रहा होता है। पिछली बार उसने कुछ बनाया था तो नाउ इज थिंकिंग कि मेरे को कुछ नया ट्राई करना चाहिए। इसी सेम तरीके से आपकी मशीन भी है जो खुद से डेटा आ रहा है, लर्न कर रही, एक्सपीरियंस बन रहे हैं एंड देन एक्शन हो रहा है। यही बस टोटली एआई है जो कि हम शुरू से लेके अभी तक करते जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में गूगल का एग्जांपल भी दिया था, अब मान लो मैं गूगल पर जाकर के अभी मैं कोई मेडिसिन सर्च कर रही हूँ XYZ, है ना, तो अब आप जब अगली बार जब इसको सर्चिंग पे डालोगे और आपने दो लेटर ही आपने लिखे होंगे, तो ज्यादातर हमारे पास चांसेस यही होंगे कि जितनी भी नीचे मेरे पास आ रही होंगी ना वो मेडिसिन के एग्जाम्पल ही आ रहे होंगे, क्योंकि समझ गया होगा गूगल भी कि मैं अब ऐसा तो नहीं कि कोई मूवीज जल्दी से सर्च करने वाली हूँ। तो वो क्या है, रियल लाइफ एक, यही तो एआई है, यही तो मशीन लर्निंग है। जो आपने पास्ट में सर्च किया उसी के अकॉर्डिंग आपको परोसा जा रहा है अभी, है ना। तो अगर मैं मान लो कि मेरे को कोई पर्स मैंने एक बार सर्च कर लिया, अब मेरे पास उसी तरीके के पर्स के और वही मतलब जो जिस भी मैंने ब्रांड को सर्च किया है उसके ज्यादा चीजें मेरे पास कैसे आएंगी, यही आएगा। मैंने एक मान लो देख लिया कि अच्छा मोटिवेशन कैसे मिलता है, तो मेरे को दुनिया भर के मोटिवेशनल का वीडियोस हैं या जो भी रिकमेंडेशन है यूट्यूब मुझे रेकमेंड कर रहा होगा। वो कहते हैं ना कि आज आप जानना चाह रहे हो कि कौन सा बंदा किस माइंड सेट का है, तो उसका मोबाइल उठा के देख लो। ज्यादातर जो बच्चों के मोबाइल हैं हमारे घर पे उनमें गेम्स ही गेम्स दिखाई देंगे, है ना। हमारे दादा दादी के फोन में हमें भक्ति की चीजें दिखाई देंगी, है ना। तो मतलब कहने का जैसे हम हैं हमें वैसा ही खाना, वैसा ही हमारे दिमाग का खाना हमें परोसा जा रहा है ना। तो हमारे दिमाग का खाना क्या है, इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन हमें वैसी ही दी जा रही है जैसे हम खुद हैं। ओके,
अब हमने मशीन लर्निंग को जान लिया कि ये डिफरेंट नहीं है एआई से, एआई के अंदर का ही पार्ट है, और अब मशीन लर्निंग के अंदर का ही पार्ट है डीप लर्निंग। मतलब अब इसको और नेचुरल और प्योर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे हम ह्यूमंस, ऐसा नहीं है कि एक इफ कंडीशन से चल रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन आई तो अब मुझे यही डिसीजन लेना है, नहीं, दिस इज लाइफ, टेढ़ी मेढ़ी है जिंदगी। वैसे ही इसके अंदर भी क्या है, डीप लर्निंग के अंदर जैसे हमारे माइंड के अंदर अलग अलग लेवल सेट हो रखे हैं ना, कि अच्छा कभी ऐसा होता है कि हम बड़े एक सिचुएशन मेरे सामने आई तो मुझे लग रहा होता है कि इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम जैसे फंस जाते हैं ना, हमारे दिमाग में जैसे अलग अलग एक कह लो कि भाई लेयर्स बनी होती हैं चीज को लेकर के। तो अगर कोई मेरे सामने पजल भी आता है तो इंटरनली हमें नहीं पता चलता कैसे हमारा माइंड उन लेयर्स के थ्रू चीजों को सॉल्व कर रहा होता है। वो क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। तो यानी कि हमारे दिमाग में जैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, उसी न्यूरॉन सिस्टम्स को एक तरीके से कॉपी किया है अपने एआई मॉडल के अंदर। तो इसीलिए इस डीप लर्निंग को डीप न्यूरल नेटवर्क भी है जो बोला जाता है, ताकि जैसे ह्यूमंस सोच रहे हैं अपने लेयर बाय लेयर किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, किसी भी सिचुएशन को लेकर के, उनके दिमाग में जैसे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और वो एक बेस्ट डिसीजन की तरफ आगे मूव करें कि अच्छा ये एक सॉल्यूशन इसका हो सकता है, वैसे ही वही कॉपी किया गया है किसमें, एआई के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। तो डीप लर्निंग इज लाइक अ स्मार्ट कंप्यूटर ब्रेन इंस्पायर्ड बाय हाउ आर ओन ब्रेन वर्क, हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है। तो हम वही, तभी तो ह्यूमन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल, मतलब उसी को आपने कॉपी कर दिया इसके अंदर। इंस्टेड ऑफ वन लेयर थिंकिंग, इट हैज मेनी लेयर्स जस्ट लाइक आवर ब्रेन्स न्यूरल नेटवर्क। मैंने कहा ना कि हम कोई एक इफ कंडीशन पर नहीं चल रहे हैं कि इफ दिस इज रेन तो हम छाता लेके जाएंगे, नहीं, मन कर रहा है तो मैं नहीं लेकर के जाऊंगी, है ना। तो जैसे मैंने अपने दिमाग में, मेरी लेयर्स ने सोचा होगा कि अच्छा ऐसे ऐसे चीज हो सकती है, जैसे डॉक्टर के सामने एक ही तरीके का केस है लेकिन वो उनको मेडिसिन अलग दे सकता है, क्योंकि हो सकता है उस बंदे के एक्सपीरियंस अलग हो, उसको किसी और वजह से वो बीमारी आई हो। तो जैसे डॉक्टर एक केस स्टडी कर रहा है, उसका दिमाग लेयर बाय लेयर सोच करके एक डिसीजन पर पहुंच रहा है, तो वो जैसे उसके माइंड में चीजें काम कर रही है, वही चीज न्यूरॉन्स जैसे हमारे दिमाग में काम कर रहे हैं, तो वो ही हम चाह रहे हैं कि हमारी मशीन भी है जो करे। इसीलिए डीप न्यूरल नेटवर्क के नाम से इसको जाना जाता है, या हम इसको कह सकते हैं दिस हेल्प्स द कंप्यूटर लर्न एंड हाउ मेक डिसीजन इन रियली स्मार्ट वे। इट्स लाइक हैविंग अ सुपर क्लेवर कंप्यूटर ब्रेन विद लॉट्स ऑफ लेयर वर्किंग टुगेदर। जैसे कंप्यूटर के सामने हमारे सामने लेयर बाय लेयर काम हो रहा है ना। अगर मान लो छोटे बच्चे को हमने दिखा दिया कि अच्छा ये डॉग की फोटो है, तो अब डॉग को किसी भी एंगल से दिखाएंगे तो उसके दिमाग में लेयर्स काम कर रही होंगी कि अच्छा ऐसे ऐसे करके मुझे एक फोटो दिखाई थी, तो उस बच्चा बोलेगा कि अच्छा ये डॉग है। वैसे ही लेयर बाय लेयर हमारी मशीन यहाँ पर काम कर रही है। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था ऑब्स्टेकल वाला, कि कार है आ रही है, अब उस ऑब्स्टेकल से वो टकरा गई, अब अगली बार जब आएगी तो उसका एक एक्सपीरियंस बन चुका होगा कि इस तरीके की दिखने वाली ऑब्स्टेकल्स हैं, अब मुझे इधर की साइड है जो मुड़ना है। बस यही एक्सपीरियंस के थ्रू चीजें आगे हमारी कार की बनती जाएंगी और हमारी कार जो है स्मार्ट बनती जाएगी। अब वही डॉग वाला एग्जाम्पल कि ये वन लेयर हो गया कि एक दिखा दी शक्ल और उससे ये डॉग है, लेकिन अगर उसको हर एंगल से दिखाया जाए और यहाँ पर उसका एक अंदर डीप लर्निंग क्लासिफिकेशन होगा माइंड के अंदर, तब एक डिसीजन आएगा तो ऑब्वियसली सही होगा। अब ये देखो एक डॉग को इसमें उल्टा करके इसने दिखा दिया, तो यहाँ दिमाग की लेयर्स कैसे उसके एक निष्कर्ष तक पहुंच रही हैं, तो वही निष्कर्ष हमारी मशीन भी निकालेगी। तो इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल है कि एक बच्चे को मैंने एक ही राइटर की बुक उसने पढ़ी और एक बच्चे ने 15-20 राइटर की या 5-6 राइटर की बुक पढ़ ली। अब जब मैं एक सवाल पूछूंगी तो एक बच्चा जिसने एक बुक से चीज पढ़ी है तो वो उस बुक के अकॉर्डिंग आपको आंसर करके कह रहा होगा कि इसका आंसर ये हो सकता है। और वो जो एक बुक पढ़ने वाला है ना, तो वो उस राइटर जिसने भी लिखा है वो उसके दिमाग के अकॉर्डिंग या अपने तरीके से, मतलब उसका इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ होगा टॉपिक जितना उस दूसरे बच्चे का जिसने 5-6 बुक उसी एक टॉपिक के लिए पढ़ दी, क्योंकि वो अलग अलग राइटर के माइंडसेट को पढ़ चुका है। अब उसका खुद का भी एक माइंडसेट है जो ऑफकोर्स विचार बने होंगे और एक सही कंक्लूजन पर वो आया होगा। यही डीप लर्निंग का काम है, यहाँ पर कोई किसी से अलग नहीं है। मशीन लर्निंग कहता है कि टीचर्स कंप्यूटर टू लर्न एंड मेक डिसीजन फ्रॉम द डेटा विदाउट
explicit programming, predicting movie preferences based on past viewing history. डीप लर्निंग की बात करते हैं, स्पेशलाइज्ड फ्रॉम machine learning using deep neural networks, example recognition objects and images or understanding spoken languages. यहाँ पर और बात थोड़ी सी डीप में है जो चली गई है चीजों को लेकर के। मशीन लर्निंग में पास्ट एक्सपीरियंसेस आ रहे थे, पास्ट आपकी प्रेफरेंसेस थी, उसके अकॉर्डिंग, उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक जजमेंटल एरिया आगे आ रहा था। डीप लर्निंग के अंदर भी यही चीजें हो रही हैं, बट उसके अंदर लेयर बाय लेयर है जो चीजें हो रही हैं। हमारे माइंड में जैसे चीजें डिसाइड हो रही होती हैं, हम अपने माइंड के न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वैसे ही डीप लर्निंग में ऐसे हम अपने एआई से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी हमारे दिमाग की तरह ऐसे डिसीजन है जो ले। अब इसमें आगे देखो जाकर के जो हमारी 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस है, उसमें आपके पास सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और इनफोर्समेंट लर्निंग है, जिसको हम लोग अभी देखेंगे चीजों को यहाँ से। यस, हम लोग अभी तक जो चीजों की बात कर रहे थे, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इनके बीच में अंतर देख रहे थे। अब हम आगे बढ़ चले हैं और जो हम चीज देख रहे थे लर्निंग बेस्ड अप्रोच, अब उसको इन्होंने क्या किया है, फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देखो, अगर मैं पूरे चैप्टर की बात करूँ ना, मैं इस चैप्टर को जितना पढ़ा चुकी हूँ और आगे जो है पढ़ रही हूँ इस चैप्टर को, तो देखो क्या चीज़ है कि मतलब एक ह्यूमन का ही ना, मतलब क्लोन बनाने की कोशिश है जो यहाँ पर की जा रही है ना। मतलब आप अगर एक ह्यूमन के दिमाग की स्ट्रैटेजी को समझोगे या एक ह्यूमन माइंड को अगर आप समझोगे ना, तो आप रोबोटिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर उसी को ही कॉपी पेस्ट करने की कोशिश है जो की जा रही है। तो कोई आपको ऐसी अलग से कोई प्रोग्रामिंग या चीज़ें, उन पर तो हम बहुत बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले वहां तक कैसे पहुंचना है, उसका जो बेसिक और जीरो है ना, वो यही है। और यहाँ पर आपको यही चीजें बताई जा रही है कि हम लोग कैसे लर्न करते हैं। हम एक छोटे बच्चे को बड़े होते हुए अगर किसी की जर्नी देखें तो उसको कैसे चीजें सिखाई गई है, उसको कैसे पढ़ा पढ़ा करके, रटा रटा करके, कभी बता करके, कभी उसको एक्सपीरियंस दे करके, वैसी सेम चीज हम उस मशीन, उस रोबोट के साथ में करेंगे। तो इसलिए प्रोग्रामिंग और टेक्निकल चीज़ें बहुत बाद में आ जाएंगी, उससे पहले अंडरस्टैंड करना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप उस लेवल पर, जिस लेवल पर आप सोचते हो कि जैसे मैंने अगर बच्चों के सामने नाम ले दिया रोबोटिक्स, तो हम रोबोटिक्स मतलब हम इमेजिन करने लग जाते हैं वो मूवीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्मर जैसे रोबोट्स को। वो एक लास्ट पिक्चर है, वहां तक पहुंचना, वो जो जर्नी है, उसका जो एक स्टेप है जिसको आप जीरो कदम कहते हैं, वो यही है। यहीं से होकर के चीजें चलेंगी जाएंगी। तो आपको सीखना पड़ेगा ये सारी चीजें कि कैसे ट्रेन करोगे आप मशीन को। प्रोग्रामिंग सारी चीजें बाद में आएंगी, फर्स्ट एरिया, इसको बड़े ध्यान से देखो और इसको अपने ऊपर लेकर के देखो कि आप किसी और को सिखा रहे हो या आप खुद भी कैसे हो जो सीख रहे हो। तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच के अंदर इसमें 3 अप्रोचेस के नाम है जो बोले हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और री लर्निंग। रटना बिल्कुल भी नहीं है। कीवर्ड्स छोटे छोटे अगर आपको याद हो गए इनके तो एग्जाम में लिखने लायक चीजें हो जाएंगी। बट मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि एग्जाम ठीक है, आप पास हो जाओगे, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक्चुअल में मैं और आप अगर इसके पीछे नहीं भागे ना, तो फिर उस करिकुलम को, उस NEP 2020 डिजाइन करने का कोई फायदा नहीं है। बात कर रहे हैं हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग की। अब देखो, सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर फर्दर इसमें 2 कैटेगरीज में आगे आपको जाकर के बताएगा, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। बट बेसिकली ये होता क्या है, सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या है कि जैसे छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को मैं एप्पल दिखाऊंगी पहले और बोलूंगी कि ये एप्पल है, तो बच्चे को पता चल गया कि ये एप्पल है। मैं अब मान लीजिए बनाना की फोटो लेकर के आई या बनाना ही लेकर के आई, तो उसको दिखा करके बोलूंगी दिस इज बनाना, है ना। मैं उसके सामने बॉटल लेके आई तो उसको बोल रही हूँ ये बॉटल है। तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, उस बच्चे के सामने एक ऑब्जेक्ट लेकर के जा रही हूँ और उसको लेबल दे रही हूँ, मैं खुद से बता रही हूँ कि ये चीज़ है, ठीक है। तो बस यही किसके अंदर आता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर। मतलब एक ट्रेनर है और सामने ट्रेनी है ना। तो मैं उसको बता रही हूँ कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, नेम इंडिकेट्स
under this type of learning, the model gets trained under supervision. It means that model is trained under the supervision of the person is training the machine with labeled data set. मतलब आप उसको एक टैग देते जा रहे हो उस चीज को. सामने मशीन है तो आपने कहा अच्छा ये एप्पल है, फिर दूसरा ये बनाना है, फिर तीसरा आया ये चीकू है, कुछ भी आप उस मतलब कुछ भी मतलब उसका एक लेबल एक नाम दे करके आप मशीन को ट्रेन कर रहे हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डेटा from data set is fed into the machine with label, which means that some data is already tagged with the current answer. बस इसमें आपको इतनी चीज जाननी है कि हम अपनी मशीन को एक लेबल एक टैग दे करके नेम दे करके उस ऑब्जेक्ट का उसको ट्रेन कर रहे हैं. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम मैंने बनाया, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. इस मशीन को हमने क्या किया, एक काफ़ी सारे एप्पल्स हमने पहले तो बता दिया कि भाई ये एप्पल होता है. अब उसको पता है टैग है, एप्पल लेकर के गए, अब वो सोचेगी कि क्या है एंड देन आपको एक आंसर कर देगी कि दिस इज एप्पल. आपने सिखाया और इस तरीके से जैसे छोटे बच्चों को हम लोग सिखाते हैं. अच्छा, अब सुपरविजन जो लर्निंग है ना उसके अंदर दो कैटेगरीज आती है सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन. ठीक है. नाम से देखो क्लासिफिकेशन से मुझे क्या चीज़ समझ में आती है. जैसे हम कहते हैं ना क्लासीफाई कर दो इन चीज़ों को. कोई मेरे सामने कोई चीज़ लेकर के आया, मैंने कहा ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्लासीफाई करके दो. यानी कि मैं एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई समझाओ कौन सी चीज़ किधर है या क्या है. बस वही चीज़ यहाँ पर है. क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन भी इसी का ही टाइप है. इसमें भी लेबल्ड ही आएगा क्योंकि सुपरविजन जो है यानी कि सुपरविजन में लेबल्ड की बात हो रही है. उसमें दो कैटेगरीज है. एक कौन सी, क्लासिफिकेशन, दूसरी जो अभी पढ़ेंगे रिग्रेशन. क्लासिफिकेशन इज द टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग वेयर द एल्गोरिदम इज ट्रेन्ड टू प्रिडिक्ट द कैटेगरी और क्लास. एक पर्टिकुलर क्लास या कैटेगरी की बात हो रही है कि जैसे मैंने एप्पल्स की कैटेगरी दिखा दी उसको. ठीक है. तो मैंने कहा कि ये सारे उसके देख लेगा, ये सारे फीचर्स एप्पल के अंदर है, ये दिखता है ऐसे ऐसे, तो ये एप्पल है. फिर पोमेग्रेनेट मैंने दिखा दिया कि अच्छा ये है, तो वो मतलब कर लेगा कि अच्छा ये मतलब दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ना. तो बस वही चीज़ है. जैसे मैंने कोई एक कैट की फोटो दिखाती रही कि कैट है, लेबल दे करके उसको सिखा दिया. अब मैं डॉग की कैटेगरी लेकर के आ गई कि ये डॉग क्लास से बिलोंग करते हैं. तो अब क्या होगा, मैं दोनों में से कोई भी चीज़ लेकर के जाऊंगी तो वो क्लासीफाई कर देगा अपने दिमाग में कि अच्छा ये एप्पल है, ये पोमेग्रेनेट है. ठीक है. ओके. टू विच अ न्यू पॉइंट बिलोंग्स द आउटपुट इज डिस्क्रेट लेबल और कैटेगरी. ठीक है. तो मैंने क्योंकि सुपरवाइज्ड लेबल के अंदर ही है जो आता है. ठीक है. तो क्लासीफाई में वो क्लासीफाई करेगा कि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये इससे है. राइट. जैसे छोटे बच्चों को हमने काफी सारी रेड कलर की बॉल दे दी और एक मैंने स्टार्स दे दिए. अब उनको कहा कि क्लासीफाई कर दो, तो उसने स्टार अलग कर दिए, बॉल्स अलग कर दी. दैट्स इट. ओके. तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन. ठीक है. हाँ. जैसे इसका एक और एग्जाम्पल बताया कि जैसे हमारे पास काफी सारे मेल आते हैं, तो कौन सी इज ए स्पैम मेल और कौन सी हमारे इनबॉक्स में जाएंगे. दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर क्लासिफिकेशन. ओके. रिग्रेशन क्या है. रिग्रेशन के लिए एक लाइन जिसको आप अंडरलाइन कर लो, विच इज प्रिडिक्ट अ कंटिन्यूअस न्यूमेरिक डेटा, सॉरी न्यूमेरिक वैल्यू डेटा, कुछ भी बोल सकते हो. ओके. मतलब कहने का यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए एक बच्चे के यूनिट टेस्ट में नंबर आए 30 में से, मान लो मेरा पेन चेंज करने दो मुझको, मान लो उसके मतलब 30 का हम अगर लेकर के चले तो उसके 28 नंबर आए. दोबारा हमने पेपर लिया तो उसके 30 में से 26 आए. फिर दोबारा मैंने उसका पेपर लिया तो 29 आए. फिर दोबारा मैंने उसका पेपर लिया तो 28 आए. तो मतलब अब मैं आगे थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकती हूँ ना कि अच्छा ये इसके लमसम नंबर है जो लेकर के आ रहा है ना. तो एक रेंज के बाद मतलब मुझे यहाँ पर क्या है, आइडिया सा लग जाएगा, है ना. जैसे कि वेदर के लिए कि इतने इतने दिनों से इतना वेदर का रहा है टेम्परेचर, तो नेक्स्ट ये हो सकता है. तो गूगल भी ऐसे ही प्रिडिक्ट कर रहा होता है. ठीक है. पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पर आगे की जो है वो प्रिडिक्शन चल रही होती है. राइट. सो प्रिडिक्ट कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू, द आउटपुट इज क्वांटिटी रादर देन अ कैटेगरी. इसमें कैटेगरी की बात है जो नहीं हो रही होती है. इसमें इस चीज की तरफ इशारा या बात करी गई होती है कि भाई आगे प्रिडिक्शन लगाया जा रहा होता है, जैसे मार्क्स के बेसिस पर मैंने आपको बता दिया.
ठीक है, ओके, बट है ये भी लेबल्ड के अंदर ही, क्योंकि ये सुपरवाइज्ड लर्निंग का ही तो पार्ट है। तो आगे ये एग्जाम्पल है, देखो कितना फोटो से चीजों को आसान बना दिया गया है। मेल है तो मेल की कैटेगरी दोनों अलग अलग हो गई। तो अगर कोई ऐसा कंटिन्यूस डेटा है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। रिग्रेशन के अंदर देखो यहाँ पर टेम्परेचर की बात है कि भाई कल ये था तो आगे आने वाले कल में क्या टेम्परेचर है जो होगा, है ना। बट यहाँ क्लासिफिकेशन है ठंड और गर्मी के बीच में, एक क्लास है ना, एक कैटेगरी को लेकर के यहाँ पर जो है एक पॉइंट है जो किया जा रहा है कैटेगरी को। ओके, तो यहाँ तक आपको चीजें जो समझ में आ गए, चीजें बहुत आसान है, आराम से आपको उसको समझना है, लर्निंग बेस्ड है जिस चीजों की बात है जो हो रही है। ओके, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लेबल की बात कर रहे थे, अनसुपरवाइज्ड में भी लर्निंग होगी बट यहाँ पर लेबल नहीं होगा। तो अगर लेबल नहीं होगा, जैसे अगर छोटे बच्चे को मैंने बता दिया कि एक कैटेगरी बता दी कि ये एप्पल है, ये एप्पल है, ये एप्पल है, ये चीकू है, चीकू है, चीकू है ना, तो उसके दिमाग में ये पता चल गया, ये स्कीमा बन चुका है उसके माइंड में कि दिस कैटेगरी बिलोंग्स टू एप्पल, दिस बिलोंग्स टू चीकू। अब उसके सामने कोई दूसरी ही चीज आ जाती है तो वो उस लेबल नहीं है, उसको पता नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, तो वो खुद के दिमाग से वो अनसुपरवाइज, मतलब किसी ने सिखाया नहीं है। कभी कभी होता है ना, अरे इसको ये कैसे पता चला, हमने तो इसको सिखाया नहीं, तो वो अपने आप से कैसे सीख करके चीज बताए, वही अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर है जो आता है। एक बच्चे की जैसे परवरिश हो रही है ना छोटे से बड़े, वैसे ही हम एक रोबोट, एक मशीन है जिसकी हम परवरिश करेंगे। तो बिल्कुल जैसी परवरिश होगी ना, जैसी परवरिश तुम्हें मिलेगी तुम वैसे ही बनोगे। तो जैसा डेटा हम अपने रोबोट को देंगे ना, तो वैसा ही आगे चल करके एक्शन परफॉर्म है जो करेगा। इसलिए तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो लिख रखी हैं, हर एक लाइन आपको सिखा रही है। लर्न्स विद डेटा सेट इट क्रिएट ऑन इट्स ओन, अपने आप से। अनलाइक सुपरवाइज्ड लर्निंग, द ट्रेनिंग डेटा इज नॉट लेबल्ड। लेबल नहीं है, उसको नहीं बताया जा रहा किसी के द्वारा कि ये चीज है। For instance, imagine a boy observing someone performing tricks with a ball and learning those tricks by himself. अपने आप से, own himself. This self-direction learning is what we refer to as unsupervised learning. छोटे बच्चे होते हैं ना, दूसरों को देख करके सीखते हैं। जैसे मम्मी कहती है ना, तू ऐसे करेगा तो तेरा भाई भी ऐसे करेगा, तो वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होगी। तुमने सिखाया नहीं है अपने छोटे भाई को, पर फिर भी वो तुम्हें देख देख करके सीखेगा। इसलिए तुम खुद अच्छे बनो, तुम्हें छोटा भाई भी तुम्हें देख देख के अच्छा है जो बनेगा, है ना। तो यहाँ पर मम्मी वाली बात है जो आपको याद रखनी है। अब इसमें देखो, अनलेबल्ड डेटा एंड डिस्कवरिंग पैटर्न, ये दो एग्जाम्पल इसमें बता रखे हैं। एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल ऑपरेट्स ऑन अनलेबल्ड डेटा सेट, ये तो हमें पता चल गया। सुपरवाइज्ड में लेबल होकर के डेटा ट्रेन करवाया जा रहा था मशीन को, बट यहाँ पर अनलेबल्ड है, ठीक है, कुछ बताया नहीं मशीन को, सीधा उसके सामने चीज लेके आ गया, आप पूछ रहे क्या है। द डेटा फेड इनटू द मशीन इज रैंडम and the person training the model may not have any prior information about it. अब वो कैसे कर रहा होगा, कुछ रिलेशनशिप, कुछ पैटर्न्स, कुछ ट्रेंड्स को जो है मैच करके जो है बता रहा होगा कि ये चीज है। जैसे छोटे बच्चे के सामने आप कुछ पजल्स ला करके रख दो, है ना, तो वो पजल्स को कैसे पैटर्न्स को मैच कर करके उस चीज को ढूंढेगा कि अच्छा ये इस कैटेगरी से है या इस कैटेगरी से है, या ये सारे सात स्टार स्टार उसने एक साथ कर दिए, सारे गोले गोले उसने एक साथ कर दिए। तो इस तरीके से उसको खुद से वो सोच सोच करके ना उसमें रिलेशनशिप फाइंड करेगा, कुछ पैटर्न्स फाइंड करेगा। तो इस तरीके से वो इस डेटा को अनसुपरवाइज्ड, मतलब लेबल नहीं है फिर भी वो उसको ढूंढने की कोशिश है जो करेगा। ओके, द सिस्टम autonomously extract मीनिंगफुल इंसाइट विदाउट प्री डिफाइंड कैटेगरी और लेबल्स, क्योंकि अनसुपरवाइज्ड है तो इसमें लेबल की बात तो होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें लेबल डेटा नहीं होगा, सुपरवाइज्ड में था, इसमें नहीं है। अब इसमें दो टाइप आगे चल करके हमें बता रखे हैं, क्लस्टरिंग और डायमेंशनलिटी। ओके, क्लस्टरिंग यानी कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर है क्या, इसकी लेबल नहीं किया गया है डेटा को, जस्ट आप कह लो कि जैसे ये एक फोटो दे रखी है ना, यहाँ बड़ी छोटी सी फोटो है, इसको बड़ा पास में लेकर के चलती है इस फोटो को। देखो, अब यहाँ पर ना ये रॉ डेटा है, ठीक है, तो इसमें कुछ भी इसमें लेबल नहीं दे रखा, जैसे लेकर के आए। अब एल्गोरिदम इस तरीके से सेट है
ये है तो क्लासिफिकेशन की तरह, क्लासिफिकेशन में था आपके पास लेबल किया हुआ, तो लेबल मशीन को पता था। यहाँ पर वो पैटर्न मैच कर करके कि अच्छा ये हरे रंग के हैं, मे भी हो सकता है, और ये अलग तरीके से दिखाई देते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से देखो इसने क्या किया, तीनों को अलग कैटेगरी में कैसे इसने जो है डिफरेंस क्रिएट करके खुद से ही, मतलब सोच करके, ठीक है, कि आपने बच्चे को बताया नहीं कि ये है, तो अब बच्चा खुद के दिमाग से कहेगा कि ये तीनों सेम सेम दिख रहे हैं, तो इनको इधर रख देते हैं, ये इधर ये इधर, ठीक है। तो बस यही चीज किसके अंदर आती है, हमारी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की क्लस्टरिंग के अंदर आती है। क्लस्टरिंग इज ए कॉमन टास्क इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वेयर द एल्गोरिथम ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर बेस्ड ऑन सर्टेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, मिला करके खुद से दिमाग से सोच करके, ये इसमें ये इसमें ये इसमें, कलर के बेसिस पर, रंग कुछ भी, कैसे भी वो पैटर्न्स ढूंढ ढूंढ करके उनको डिफरेंस कैटेगरी अलग अलग उसका कर देगा। अब डायमेंशनल रिडक्शन में क्या होता है, डायमेंशनल रिडक्शन में क्या है कि मतलब एक तरीके से 3D टू 2D, कहने का मतलब जैसे ये शायद मेरे पीछे छुपा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लेकर के आती हूँ। एक डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक है, हाँ तो मैं इसको इधर लेकर के आ गई। ये डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक है। इससे क्या होता है कि ये सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स डेटा को, एक तरीके से मोर मैनेज हो जाए, डेटा समझ में आ जाए कि भाई चल क्या रहा है। तो 3D है, जैसे ये 3D है, इसमें देखो एग्जाम्पल है, और इसको देखो 2D में इसने कन्वर्ट किया है। तो डायमेंशनल रिडक्शन सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा like a three-dimensional object captured in a photo reduced to two-dimensional for better understanding, कि समझ में आ जाए। तो मतलब हमारे काम की चीज हमें पता चल जाए। जैसे वॉइस रिकॉग्निशन में भी क्या होता है कि अब जैसे एलेक्सा के सामने बोलेंगे तो वो टोन से उस चीज से समझ जाएगी, उसको 2D में कन्वर्ट करके कि अच्छा ये जो टोन है या ये पिच पर बात हो रही है, या जैसे भी अपने अंदर टेक्निक से समझ जाएगी एल्गो से कि अच्छा ये इस बंदे की आवाज है ना। तो ये उसी के अंदर है जो बेसिकली आता है। इट हेल्प्स मेंटेन की इंफॉर्मेशन वाइल मेकिंग डेटा मोर मैनेजेबल, ठीक है। तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर क्लस्टरिंग के बाद का अगला पार्ट था। एंड अब देखिए इसके अंदर क्या है, अगर हम देखें पहले वाला एग्जाम्पल, कौन से वाला, क्लस्टरिंग वाला। तो इसमें देखो एक रॉ डेटा लेकर के आए, ठीक है, आपने उसको लेबल नहीं कर रखा, सामने लेकर के गए। अब एल्गो हमारी इतनी स्मार्ट होगी, हमें जो बनानी होगी कि वो अपने आप से कैटेगरी वाइज कर ले कि अच्छा ये ग्रीन कलर या कैसे भी साइज शेप कोई भी पैटर्न रिलेशन ढूंढ करके अलग अलग क्लासिफाई है जो उसने कर दिया। लेबल्ड नहीं है यहाँ पर, अनसुपरवाइज्ड है। और फिर इसके अंदर भी क्या है, ये 3D, तो यहाँ पर ये 2D, इससे मोर मैनेज हो जाएगा, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। ओके, सो ये डायमेंशनल रिडक्शन है। तो दोनों को मैंने यहाँ पर डिफरेंस भी क्रिएट कर दिया है, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड यानी कि लेबल्ड, नॉट लेबल्ड। प्रॉपर गाइडेंस इसमें कोई भी सुपरवाइज नहीं करता, आप सेल्फ स्टडी एक एग्जाम्पल मान सकते हो। एक्सप्लिसिटली लर्निंग मॉडल है और ये आइडेंटिफाई करता है खुद से ही पैटर्न्स रिलेशनशिप ढूंढ करके कि ये है, ठीक है। प्रोडिक्ट हो जाता है फ्यूचर, नो प्रोडिक्शन फाइंड एनीथिंग स्पेसिफिक, क्योंकि खुद से ही लर्न कर करके वो चीजें आगे कर रहा होता है। तो इसमें कुछ लेबल नहीं है, किसी ने ट्रेन नहीं किया है, गलत भी है जो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ओके, तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आता है। आगे हमारे पास में एक न्यूरल नेटवर्क करके है, नाम से काम को है जो समझो, न्यूरल नेटवर्क। ये कोई नई सी चीज नहीं है, ये चीज वही चीज है जिस पर हमारा दिमाग बेस्ड है। जो भगवान ने हमें दिमाग दिया है ना, उसमें जैसे न्यूरॉन्स हमारे काम करते हैं, जैसे हमारे दिमाग में एक न्यूरॉन नेटवर्क है। थप्पड़ मारा तो पता चला कि अच्छा दर्द हो रहा है ना, थोड़ा सा गरम गरम हमारा हाथ भी लग गया तो एकदम दिमाग को सिग्नल पहुंचे कि भाई गरम गरम चीज है जो लग गई है ना। तो जैसे हमारी बॉडी काम कर रही है, हमारा माइंड काम कर रहा है, हम वही कंसेप्ट हमारी मशीन रोबोट के अंदर है जो डाल रहे हैं। तो न्यूरल नेटवर्क्स क्या कहता है कि एक वर्चुअल ब्रेन की बात हो रही है, मतलब हमारे ब्रेन के जैसा ही एक ब्रेन हम अपनी मशीन को दे रहे हैं, हम अपने उस रोबोट को दे रहे हैं, ठीक है। सो वर्चुअल ब्रेन, न्यूरल नेटवर्क इज लाइक अ वर्चुअल ब्रेन फॉर कंप्यूटर्स। It is designed to learn and solve problem mimicking how human thinks. देखो एक तरीके से अगर हम इसको ना बड़ी ही परतों के अंदर समझें कि हमारा दिमाग भी क्या करता है। हमारे दिमाग के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स हैं जो बनी हुई हैं।
जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको परत बाय परत सॉल्व करने की कोशिश है जो करते हैं, है ना। तो जैसे हम सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे इसको सॉल्व करें। तो जैसे हमारे दिमाग की परतें हमें सॉल्व कराती है ना चीज़ें, कि अब ऐसे कर ले या अब ऐसे कर ले, है ना। तो हम एक प्लान भी बना रहे हैं कि अच्छा मेरा एग्जाम आ रहा है, तो मुझे इस दिन पर ये सब्जेक्ट इतने टाइम के लिए पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक मेरा वीक है, तो उसके मुझे ये वाले क्वेश्चन बैंक के ये वाले क्वेश्चंस मुझे लगाने हैं। तो हम जैसे इस चीज को नेचुरली सोच पा रहे हैं हर एक पॉइंट को। अब जरूरी नहीं आप एग्जाम की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं, मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक अगर हम चॉइस भी कर रहे हैं ना कि ये या ये है, या हम खा रहे हैं पी रहे हैं ड्राइव कर रहे हैं कुछ भी, है ना। तो हमारे दिमाग की जैसे परतें हमारी हेल्प कर रही है ना, या हम काम कर रहे हैं, वैसे ही हम उस वर्चुअल जो कंप्यूटर के अंदर हम ब्रेन दे रहे हैं ना, तो हम उससे ये काम है जो करवाएंगे। ठीक है, तो हमारा ब्रेन भी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो मतलब एक तरीके से मिमिक जैसे हमारा माइंड कर रहा है, वैसे ही हम दूसरे उस वर्चुअल माइंड से है जो चीजें करवाएंगे। जस्ट एज आर ब्रेन्स न्यूरॉन्स वर्क टुगेदर, these artificial neurons in a neural network collaborate to process information and make decisions. जैसे हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं एक दूसरे से लिंक होकर के, जो डिसीजन आ रहे हैं, जो हमें जो भी चीजें पता चल रही है हमारे दिमाग तक, मैंने कहा ना थप्पड़ मारा तो पता चला दर्द हुआ, है ना। तो जैसे हमारे दिमाग के अंदर परत बाय परत काम हो रहा है, वैसे ही उस मशीन के अंदर, जिसमें हम डीप लर्निंग की बात करेंगे, मशीन लर्निंग की बात करेंगे, तो वो भी वैसे ही है जो काम करे। तो ये है न्यूरल नेटवर्क, और इसके अंदर कुछ इसके फीचर्स हैं जो बताए हैं। जैसे न्यूरल नेटवर्क सिस्टम्स आर मॉडल्ड ऑन ह्यूमन ब्रेन एंड नर्व सिस्टम, क्योंकि हम बंदे का क्लोन बना रहे हैं यार, ह्यूमन का क्लोन, तो हमें ह्यूमन को समझना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। बायोलॉजी भी हमें यहाँ पर थोड़े सा सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग होना होगा, है ना। दिमाग की चीजें हमें समझनी होंगी कि भाई माइंड कैसे काम करता है, हमारी रीजनिंग, थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग, हमें भी उस चीज में थोड़ा सा, क्योंकि ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें भी उसमें थोड़ा सा जो है पता होनी चाहिए चीजें। ओके, तो जैसे ह्यूमन ब्रेन है, जैसे ट्रेन हुआ बचपन से लेके अभी तक, वैसे मशीन का ब्रेन है जो ट्रेन करना है। ओके, ये जैसे हमारा नर्व सिस्टम, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, वैसे ही उस वर्चुअल माइंड है जो हमारा जो है काम करे, जिस मशीन के अंदर हम उस चिप को फिट करेंगे, या जिस रोबोट की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं आगे चल करके जो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो डीप लर्निंग में कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर है जो कि खत्म होता है। एंड फिर हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। एंड यस, भूलिएगा नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ में आप ज़रूर है जो शेयर करिए इस चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।